आज टेस्ट नहीं लगी, केमिस्ट्री लगी। हाँ बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं? भेज दिया बेटा, आप लोग रिवाइज करो जल्दी से जो हमने पढ़ा था। एक चैप्टर हमारा हो गया था, कौन सा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जल्दी याद करो। आइए मैं सुन रहा हूँ, ठीक है? हाँ बताओ। हाँ बताओ। प्लांट देखा था? ये नहीं कहा था इवान उसने डिस्कवरी की थी। किसकी? वायरस। और जो इन्होंने देखा था कि जो ऐसा फ्लूइड है ये जो हेल्थी प्लांट को क्या कर रहा है, लीच कॉज कर रहा है। ठीक, आ जाओ बेटा। आप सब लोग जल्दी से बायोलॉजी क्लास में रिवाइज कर रहे हो। आज क्वेश्चन करोगे या नजर टेस्ट करोगे? तो क्वेश्चन लगाओ, ठीक। तो आप लोग जल्दी रिवाइज तो करो पहले, मैं सबसे पूछूंगा आज, सही है? तुम नहीं आए थे तो कोशिश करना बताने की, पढ़ तो लोग हम थे। किताब नहीं है, एनसीईआरटी खरीद सभी लोग, ठीक है? एक बेटा स्कैन सर बुलाना, सब बुलाना कहना। अब सब मान बैठ हो गए बेटा। अरे कहना जल्दी जाओ, स्कैन सर बुला रहे हैं। बेटा जो हम लोग चैप्टर करेंगे क्वेश्चंस, वो करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के। आप लोग टाइम को लग रहा है भाई, जल्दी बैठो। अभी भी नहीं आ रहे बच्चे हैं? आप लोग बताओ, क्वेश्चन करवाओ। मैं वोटिंग करवा दूंगा, इतने बच्चे कहेंगे करवाओ तो करवा दूंगा, ठीक है? एक दिन अब वो मेरे हाथ में नहीं है, आप लोग वहाँ जाके कर सकते हैं। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? चलो कोई बात नहीं, आप पढ़ के देखो आराम से, पहले देख लो। चलो बैठो। आप लोग कहाँ निकल जाते हो बेटा? बैठ जाओ बेटा, ऐसे पहले ये बताओ सब लोग, अब सामने जाओ सभी लोग, ये बताओ हमारा सेकंड चैप्टर बायोलॉजी क्लासिफिकेशन हो गया था, ठीक है? कितने बच्चे चाह रहे हैं मैं क्वेश्चन करवाऊं? कितने बच्चे चाह रहे हैं मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाऊं? पहले आप लोग ये बताओ, क्वेश्चन करवाऊं? कितने बच्चे चाह रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर? कितने बच्चे चाह रहे हैं? ऐसा बोलो, अरे तुम लोग बोल कर रहे हो। अगर आप लोग चाह रहे हैं तो मैं क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, और आप चाह रहे हैं तो मैं प्लानिंग में स्टार्ट कर सकता हूँ। बताओ ये आप लोग, मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको, सुनो पहले सुन लो। आप लोग जो मैंने पीडीएफ भेजी है, आपके पास किताब भी है, ठीक है? आप लोग कोशिश करो कि उससे डेली 50, 60, 70, 80 क्वेश्चन घर पे करो, ठीक है? और अगर आप लोग को डाउट हो रहा है तो मैं ऐसा करूंगा, अभी आज क्या दिन है? अभी मंडे है,
मैं प्लांट किंगडम स्टार्ट कर दे रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग जैसे ही एक कोई ऐसा दिन पड़ेगा, मैं देखूंगा एक दिन, तो आपको जो जो डाउट होंगे मैं पूरी फाइल आपके सामने खोल दूंगा। पहले आप क्वेश्चन कर दो सारे बच्चे, जिस बच्चे को जो जो डाउट हो वो मुझसे तुरंत पूछ लेना, ठीक है वहीं पे, क्योंकि अभी करवाऊंगा तो आपको स्टार्टिंग करवाना पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा, आप लोग पहले कर लो अपने आप से, ठीक है। और जो जो आप पे डाउट हो वो आप लोग मार्क कर लेना कि ये सबसे पूछने हैं, और जब मैं एक दिन किसी से मिलूंगा, कल परसों 15 जैसे चाहूंगा, उस दिन मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो बेटा, तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है प्लांट किंगडम। क्या है? प्लांट किंगडम। और एक बात सुनो, आप लोग जो यहाँ पे प्रेजेंट लगा रहे हो वो इंग्लिश में मत लिखा करो बेटा, हिंदी में लिखा करो, क्योंकि जो वो भैया है मेरे भैया, उनको फिर आपका नाम की स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो गई तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप लोग हिंदी में लिखोगे, हिंदी आता है अच्छा सा, इंग्लिश थोड़ा सा वीक है हल्का सा तो ध्यान रखना है, ठीक है, हिंदी में लिखना सबको। आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, अब आप लोग बातें मत करो बेटा, क्योंकि चैप्टर इतना आसान नहीं, इतना समझ रहे हो। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, इसका नाम है प्लांट किंगडम। क्या है? पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं, हम लोगों ने जो एक स्टार्टिंग में, मैं एक बार फिर से लेके चल रहा हूँ पूरा, सुनो बेटा, शांत हो जाओ बिल्कुल। हम लोगों ने जो पहला चैप्टर पढ़ा था लिविंग वर्ड, कौन सा पढ़ा था? मैंने वहां पे आपको बताया था कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्लासिफिकेशन हुआ तो क्यों हुआ, और हमने पूरा टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ी पूरी, कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये टैक्सोन होते हैं जिसमें एनिमल्स को रखा हुआ है, सारे जितने भी धरती पे लिविंग है सबको रखा हुआ है। सेकंड चैप्टर का नाम ही है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमको पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना था, और जिसमें मैंने आपको पूरा बताया कि 5 किंगडम बनाए साइंटिस्ट ने, जिसमें धरती पे जो भी लिविंग है सबको टोटल 5 किंगडम में रखा था, मोनेरा टू एनिमलिया। आपको पता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। इसके बाद कुछ ऐसा था जैसे लाइकेन हो गया, यानी कि या फिर वायरस हो गया, जो मैं बोल सकता हूँ कि 5 किंगडम में रखे हुए नहीं थे। ये आपको सबको पता है, ठीक है। मैंने बेटा आपको ये भी बताया कि कैसे 2 किंगडम क्यों बनाया, इसके बाद 3 किंगडम बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, फिर 4 किंगडम क्यों बना, और फाइनली जो बना वो कितना बना, 5 किंगडम। आपको ये भी पता है कौन कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, और फाइनली जो हम लोग एक्सेप्टेड जो पढ़ते हैं वो किसका पढ़ते हैं, RH व्हिटेकर साहब का, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम लोग, मोनेरा से लेके एनिमलिया तक। मैंने सेकंड चैप्टर में आपको मोनेरा के बारे में पढ़ाया। मैंने कहा था मोनेरन्स जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनके पास, और यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं। आपको पढ़ा था हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ा था, और माइकोप्लाज्मा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जो हमारा फर्स्ट किंगडम था, किंगडम मोनेरा। दूसरा मैंने आपको किंगडम एक प्रोटिस्टा पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसको 5 क्लासेस में डिवाइड कर लिया है, और हमने देखा था जैसे पहला था क्राइसोफाइट, दूसरा था डाइनोफ्लैजिलेट, तीसरा सिलाइमोल्ड, यूग्लिनोइड्स, और इसके बाद प्रोटोजोन। हमने सबके बारे में पढ़ा था। जैसे मैंने आपको क्राइसोफाइट में पढ़ाया था डेस्मिड और डाइटम्स के बारे में, डाइनोफ्लैजिलेट में हमने पढ़ा था गोनियोलस के बारे में, इसके बाद सिलाइमोल्ड में हमने पढ़ा था प्लाज्मोडियम के बारे में, यूग्लिनोइड्स में पढ़ा था यूग्लिना के बारे में, और प्रोटोजोन्स को फिर से हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें अमीबा पढ़ा हमने, ट्राइपेनोसोमा पढ़ा, सही, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। इसके बाद ये किंगडम था किंगडम फंजाई, और मैंने कहा था किंगडम फंजाई में जो रखे हुए हैं ऑर्गेनिन वो कैसे हैं, प्लांट है बेसिकली, उनके पास सेल वॉल होता है काइटिन का, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, इसीलिए हमने अलग बनाया था उसको। और किंगडम फंजाई को हमने फिर 4 क्लास में डिवाइड किया था, इसमें तुम्हारा पहला था फाइकोमाइसीटीज, दूसरा था एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज। मैंने यहाँ पे आपको ये बताया था कि हम लोग बेसिकली अगर फंगस की बात करते हैं तो मैंने कहा था हाइपे होता है, माइसीलियम होता है, मैंने कहा था हाइपे 2 टाइप का होता है, सही है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप से होता है, वेजिटेटिव मैंने बताया था, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, ये सब हमने बात की थी। इसके बाद मैंने एसेक्सुअल स्पोर बताए थे आपको, जैसे कोनिडिया, और इसके बाद हमने कहा था सेक्सुअल स्पोर जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, 3 स्टेज होती हैं। पहला होता है प्लाज्मोगैमी, दूसरा होता है कैरियोगैमी, और तीसरा जाइगोट बनता है, उसमें क्या होता है, मियोसिस, जिससे हैप्लॉइड स्पोर बन जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था, मैंने कहा था सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो बेटा ये है कि अगर आप 4 क्लास के बारे में पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपका काम है कि उनके एग्जाम्पल याद करना। आपको पता होना चाहिए कि फाइकोमाइसीटीज क्लास में कौन सा फंगस रखा हुआ है, उनके नाम क्या है। अगर हो सकता है कि अगर आप एग्जाम्पल भूल गए मान लिया, और नीट में आप लोग पेपर देने गए हो, मैंने कहा था क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि डायरेक्ट एग्जाम्पल से आ जाएगा। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो किंगडम, अगर उसने फाइकोमाइसीटीज बोला है या एस्कोमाइसीटीज पूछा है तो वो उसके जो कैरेक्टर होंगे वो पूछेगा, और आपसे उस फंगस का या नाम भी पूछ सकता है। तो आपको फंगस का पहले नाम होगा, फिर आपको पता होना चाहिए वो कौन से क्लास में रखा हुआ है, तभी तो आप बता पाओगे।
अगर आपको पता ही नहीं तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा था आप लोग, अब देखो इनका आसान तरीका बताऊंगा याद करने का क्या है, क्योंकि अभी तो आपको चलो लग रहा है कि ठीक है 4 क्लासें याद कर ले रहे हैं, क्या दिक्कत है, आपने ट्रिग्नोमेट्री ठीक है। जब आप और अगले बढ़ोगे, अभी आपको प्लांट किंगडम में कुछ एग्जाम्पल जैसे एल्गी के एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, कौन से ग्रीन एल्गी हैं, कौन से ब्राउन एल्गी हैं और कौन से रेड एल्गी हैं। इसके बाद आपको और अगले बढ़ोगे तो आपको किंगडम एनिमल तो पूरा हावी है एग्जाम्पल्स का, है ना। आपको 11 फाइलम पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें 11 फाइलम में टोटल एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं तो देखो मैं आपको अपना, मैं वैसे तो नहीं बता रहा हूँ कि आप कैसे याद कर सकते हो, क्योंकि हर किसी बच्चे का अलग अलग तरीका होता है। जो मैं अपना था वो आपको बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर करूंगा हमेशा। मैं क्या करता था, जैसे ये गांधी जी की मूर्ति लगी है तो जहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, सुनो सुनो, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आप कहीं भी नहीं पढ़ते हो, जगह होगी आपकी, है नहीं है, या कहीं भी पढ़ लेते हो, चलो हो सकता है कहीं पढ़ लेते हो, ऐसे ही बच्चे हैं। लेकिन मैं कहूंगा आपसे पहली बार कि आप लोग देखो एक बात और बताएं आपको, बेटा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमें नींद बहुत आती है पढ़ते हुए। अब आप सोचो जिस पे सो रहे हो, जहाँ पे वहीं पे तुम पढ़ रहे हो, तो आपको नींद वाली फीलिंग आएगी। अभी मुझसे कहा जाए कि तुम सर यहाँ नहीं पढ़ाओगे, आप रोड पे बैठ के पढ़ाओगे, मेरे अंदर कैसे फीलिंग आ जाएगी पढ़ाने वाली। एक जगह भी तो निश्चित होनी चाहिए जहाँ पे आपका मन करे। जैसे मैंने हमेशा बच्चों को समझाया है, बेटा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है आप रूम पे रह रहे हो यहाँ पे तो एक ही रूम हो, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबके घर में 4 रूम है तो एक स्टडी रूम बना लो। लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप लोग इतना कर सकते हो कि एक टेबल एक मेज मस्त एकदम एक कोने पे रख सकते हो, जिससे आप टेबल पे तभी जाओ जब आप पढ़ाई करो। ये होता है पढ़ाई करने का पहला तरीका। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब तक आपकी फीलिंग ही नहीं आएगी पढ़ने वाली तो आप कैसे पढ़ पाओगे। आपको लग रहा है कि मैं पढ़ूंगा, अब आप पढ़ कहाँ पे रहे हो, जहाँ पे 2 बच्चे खेल रहे हैं, किताब लेके बैठ गए, तो वो तो आप कहानी की तरह पढ़ोगे, आपको फीलिंग कैसे आएगा पढ़ेगा। हमेशा ध्यान रखो, मैंने बार बार बच्चों को समझाया, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि एक टेबल ले लो, मिल जाएगी मार्केट में आराम से 1000 रुपए की, और कुर्सी मिल ले लो एक, और मस्त एकदम, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अलग रूम बनाओ, अगर हो सके किसी बच्चे के घर पे ऐसा हो सके कि हम स्टडी रूम भी अलग बना सकते हैं, तो आप लोग कोशिश करना कि एक रूम अपना सेपरेट बनाओ, जिसमें आप पढ़ाई करना, खाली सोना मत उस रूम में आके। क्योंकि जहाँ देखो जो काम हम जहाँ करते हैं हमारी वही फीलिंग आती है। जैसे अभी मैं मान लिया मंदिर में पूजा करूंगा, मंदिर ऐसा ना मेरे माइंड में बायोलॉजी आएगी, भाई कुछ चीज आएगी। तो मेनली क्या है कि आप लोग स्टडी रूम बनाओ या फिर एक जगह बनाओ। दूसरा जो एग्जाम्पल्स हैं, अभी से काम स्टार्ट कर दो। बायोलॉजी में आपको जैसे एग्जाम्पल अभी याद करने हैं फंजाई की, इतना काम तो करना है खाली। अभी तो एल्गी के नहीं आए हैं ना, एनिमल किंगडम आया है। आप किंगडम फंजाई का एक 5 वाला बोलो, 5 का 10 का आता है पोस्टर पूरा, चार्ट पेपर, एक स्केल लो और आप लोग मस्त एकदम बड़ा बड़ा लिख के और सामने लगा लो। अब ये मत कहना कि सर सामने तो लगा लेंगे फिर भी याद नहीं होगा, बेटा देखना पड़ेगा थोड़ी देर उसको ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो सामने लग गया तो याद हो गया। लेकिन ये पता है कि आप लोग जब भी वहां फोन चला रहे बैठ हो जाके, तो 5 मिनट देखोगे आपको वो चीज नजर सामने रहेगी। और मैं ऐसा बोलूंगा कि 2 महीने बाद आपको पता ही रट जाएगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल कैसे क्लास के थे। बस 5 मिनट देख लेना रोज, ठीक है। जैसे आपको फंजाई याद हो गए, वो हटा दो फिर एल्गी का लगा दो, वो हटा दो फिर एनिमल किंगडम का लगा दो। हो सके तो सारे लगे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको कुछ स्मार्ट चीजें होती नहीं होती हैं, वो जैसे फिजिक्स के फॉर्मूला लिख लो, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी जो बच्चे स्मार्ट तरीके से करते हैं, और वो आपको करना चाहिए, सही है। तो आप लोग अब तो डाउटफुल नहीं है कि मैं कैसे। एक बात और होती है, बच्चे बहुत शिकायत करते हैं सर नींद बहुत आती है, मैं वो भी आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा। नींद आने का मतलब सिंपल सा होता है, देखो मैं आपको बताऊं कतई साफ शब्दों में, आपको नींद नहीं आएगी। आप कोशिश क्या करो, जिस टाइम आपको सोने का टाइम होता है, मान लीजिए आप 10 बजे सोते हो, सही है। पहली बात तो मैंने हमेशा कहा है कि आपका सोने का और जागने का टाइम इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि आपको उससे पहले नींद नहीं आएगी। और जिन बच्चों को अगर ऐसा लगता है कि हमें नींद आती है, तो उसका सिंपल सा रीजन है, आप लोग जिस टाइम नींद आती है उस टाइम पे कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ा करो। इंटरेस्टिंग जैसे आपको सपोज मानो बायोलॉजी में इंटरेस्ट आता है तो बायोलॉजी उस टाइम पढ़ा करो, जैसे शाम को। जिस टाइम बिल्कुल नींद नहीं आती उस टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, आपको नींद नहीं आएगी। अब आप 11 बजे सोने का टाइम है, आपको 10:30 बजे ध्यान आया, अरे मुझे पढ़ाई करनी थी, और 10:30 बजे लेके बैठेगा फिजिक्स, तो एक सवाल में नींद आ जाएगी, कंफर्म है बात। तो आप कोशिश करना है आपको कि बेसिकली आप लोग जो पढ़ाई करोगे वो ऐसी जगह पे करोगे और ऐसे टाइम पे करोगे कि आपको एकदम पता लगे कि हाँ जहाँ पे आप बोरिंग फील कर रहे हो वहां पे आप कोशिश कर सकते हो ये बात की। तो ये सब चीजें आपको रोज नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। और हम लोग अब आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। तो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, किंगडम फंजाई पढ़ा था, और उसके बाद जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है एक कौन सा, प्लांट किंगडम। कौन सा है बेटा? अब आप कहोगे सर कि हमने प्लांट किंगडम को अलग चैप्टर का बनाया, अलग चैप्टर फंजाई का बना सकते थे।
फंजाई किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा में कम एनिमल्स हैं, जिसको हमने वही समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन किंगडम प्लांटी पूरा क्या है, एक प्लांट्स का पूरा किंगडम है, जिसमें दुनिया में जितने भी प्लांट्स रखे हुए हैं कौन से किंगडम में रखे हुए हैं, किंगडम प्लांटी। ऐसे छोट चैप्टर जो आपका है वो है किंगडम एनिमलिया, और जहां पे पूरे एनिमल किंगडम के सारे एनिमल्स रखे हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें किंगडम प्लांट की, तो आपको कुछ बेसिक फीचर तो पता है सबको किंगडम प्लांट के। जैसे आपको पता है सारे हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं। अब मैं बोल भी कर रहा था लेकिन भी कर रहा है। अब मैं ये बोल रहा था कि सबके पास सेल वॉल होती है, आपको पता है सबके पास सेल वॉल होती है, ठीक है। दूसरे सब मल्टी सेलुलर होते हैं, सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये सब जनरल फीचर आपको पता है। लेकिन अगर हम किंगडम प्लांटी की वैसे बात करें तो किंगडम प्लांटी को भी हमने बेसिकली 5 डिवीजन में रखा हुआ है। कितने डिवीजन बेटा, 5 डिवीजन। मैं थोड़ा सा बात करूंगा यहाँ पे, एक करके हम लोग बात करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बताएं आपको, अगर मैं बात करूं किंगडम प्लांटी की, तो हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा था ये इसको भी 5 डिवीजन में डिवाइड किया, ठीक है। पहला बेटा जो डिवीजन है वो कौन सा है, इनको बोलते हैं थैलोफाइटा। क्या बोलते हैं, पहले मैं पूरे चैप्टर को ओवरव्यू दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो उनको बोलते हैं क्या, ब्रायोफाइटा। तीसरी अगर हम बात करें तो उनको बोलते हैं टेरिडोफाइटा। चौथा अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। और पांचवा अगर हम बात करें तो एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये मैं बोल सकता हूं कि हम लोग ऐसे 5 डिवीजन में पूरे किंगडम प्लांट को डिवाइड किया है। अब देखो आपको पता है जब 5 डिवीजन में डिवाइड किया है तो कुछ ना कुछ तो वेस्ट लिया होगा इनमें, हाँ क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं। देखो तो 5 डिवीजन में क्यों डिवाइड किया है थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम थैलोफाइट की बात करें बेटा, ब्रायोफाइट की बात करें तो देखो यहाँ पे, जैसे अगर मैं थैलोफाइट की बात करूं तो आपको पता है इसमें हम लोग पढ़ते हैं एल्गी के बारे में। किस बारे में पढ़ते हैं, एल्गी। आपको पता है क्या होते हैं, शैवाल। क्या होते हैं, शैवाल। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे, एल्गी। दूसरा मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, आपको ये पता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड तो आपको पता होगा बेसिकली, जिसकी मेन प्लांट बॉडी अगर हैप्लॉइड सेल से बनी है तो उसकी लाइफ साइकिल को बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। अगर किसी का जो मेन बॉडी है वो किससे बना है, डिप्लॉइड सेल से, तो मैं बोल सकता हूं उसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगर ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनकी दोनों सेल से बनी है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, तो उसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। जैसे हमारा पूरा बॉडी है वो कौन सेल से बना है बताओ, डिप्लॉइड सेल। कौन सेल से, मतलब आप लोग ये बताओ पहले, डिप्लॉइड हैप्लॉइड का मतलब सबको पता है, आपको पता होना चाहिए कि हैप्लॉइड का मतलब होता है जहां क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है जहां क्रोमोसोम नंबर पेयर में होते हैं, जैसे 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर ऐसे होते हैं तो डिप्लॉइड सेल बोल सकते हैं। अगर हैप्लॉइड की बात करें तो जहां पे पेयरिंग ना हो, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि जो एल्गी होते हैं इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कैसी होती है। दूसरा अगर हम बात करें बेटा, अगर यहाँ पे बात करें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की, तो एल्गी जो होते हैं इनके पास ना तो रूट होता है, ना ही स्टेम होता है और ना ही लीफ होता है, इसीलिए तो इनका बॉडी होता है थैलस लाइक। कैसा होता है बेटा, थैलस लाइक का मतलब होता है कि जो बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट ना हो, ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं थैलॉइड, यानी कि थैलस लाइक बॉडी। क्लियर हुआ। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इनका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, और यहाँ पे आपको पता है एल्गी पानी में रहते हैं, बेसिकली एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हम लोग एल्गी के बारे में थोड़ा समझे, ना तो यहाँ रूट है, ना है स्टेम है, ना लीफ। सबने एल्गी देखे होंगे, शैवाल सबने देखे होंगे, ग्रीन शैवाल तो होते ही होते हैं। यहाँ पे आपने देखा होंगे जैसे काई टाइप का होता है जो पानी के ऊपर आता है, वो क्या होता है, सब एल्गी होता है। समझ गए आप लोग। अगले अगर मैं ब्रायोफाइट्स की बात करूँ थोड़ी सी बेटा, मैं आपको और भी समझा रहा हूँ, अभी आप लोग समझ जाओ, फिर पूरे चैप्टर हम लोग एक करके बात डिटेल करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग लिखो मत, आप लोग समझ लो पहले खाली, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम ब्रायोफाइट की बात करें तो हम यहाँ पे ऐसे प्लांट देखते हैं जहाँ थोड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलने लगते हैं। रूट स्टेम लीफ का मतलब समझ रहे हो सब बच्चे, तना, जड़ और पत्ती। लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ और ट्रू
फ्लावर वगैरह ये कुछ नहीं होते, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इनका जो लाइफ साइकिल होता है बेटा वो होता है हैप्लो, कैसा होता है, हैप्लोडिप्लॉयडिक लाइफ साइकिल। ये बात समझिए आप लोग, मतलब ये प्लांट ऐसे होते हैं इनका आधा प्लांट होगा हैप्लॉइड सेल से बना हुआ, आधा प्लांट होगा डिप्लॉयड सेल से बना हुआ, ठीक है। दूसरा मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है, रूट लाइक, स्टेम लाइक और बेटा लीफ लाइक। यहाँ पे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट, रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक। अभी भी इनके पास ना तो कोई वेस्कुलर टिश्यू होता है, जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, तभी तो वो छोटे छोटे प्लांट होते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं, नदी के किनारे, तालाब के किनारे। मतलब अगर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो प्लांट सक्सेशन जानते हो क्या होता है, जैसे कोई तालाब है, तालाब अभी बनाए रहे ना, ठीक है। आप लोग अगर 2 साल बाद जाओगे तो वहाँ प्लांट देखने को मिलेंगे आपको, आप 10 साल बाद जाओगे बड़े बड़े प्लांट देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े प्लांट देखने को मिलेंगे, ट्री वगैरह। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, उसे बोलते हैं हम लोग प्लांट सक्सेशन। तो सबसे पहले जो प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं वो कौन करते हैं, ब्रायोफाइट, क्योंकि ब्रायोफाइट पानी के जस्ट किनारे पे होते हैं, समझ गए आप लोग। अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो ये आपको साफ साफ दिखते हैं, जैसे अगर आप बाहर देखोगे तो आपको बेसिकली ज्यादा प्लांट दिखेंगे, वो कौन से होंगे, टेरिडोफाइट्स। ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट होते हैं, पहली बार कैसे होते हैं, वेस्कुलर समझ रहे हैं आप लोग, मतलब इनके पास जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़े हो जाते हैं ना, थोड़े टेरेस पे जाते हैं स्थल में। और यहाँ पे ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ देखने को हमें मिल जाती है। और इनकी लाइफ साइकिल की मैं बात करूं तो इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो होता है डिप्लोहैप्लॉइडिक, मतलब यहाँ पे भी 2 टाइप के प्लांट बॉडी होंगे, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो होता है डिप्लो हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल, ठीक है बेटा। अगर हम यहाँ जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ये तो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, जैसे आप पहाड़ों पे जाते हो घूमने तो आपने देखा होगा फ्लावर नहीं होगा, ना ही कोई फ्रूट होगा, लेकिन प्लांट बहुत बड़े होंगे। आपने साइकस का प्लांट देखा होगा, देखा है आपने, देखा होगा। आप अस्पताल में जाते हो या आप जाते हो बैंकेट हॉल में तो आपको प्लांट होते हैं, जैसे नारियल का प्लांट होता है, ऐसा होता है, उस पे आता कुछ नहीं, खाली डिजाइन के लिए रखा होता है ना, बहुत सारे थाइलोफाइट्स होते हैं, ये आप समझ रहे हो उस पर कुछ आएगा, आता कुछ नहीं है। और एक मैं बताऊँ आपको कौन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो ये मत समझना कि ये अनानास लगा है, अनानास नहीं होता है वो खाली इन्हीं का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मैं बाद में बात करूंगा उसकी। और इनका जो लाइफ साइकिल होता है कैसा होता है बेटा, डिप्लॉइडिक, कैसा होता है। दूसरा सुनो, ये प्लांट बिल्कुल बड़े बड़े होते हैं, खूब अच्छे अच्छे प्लांट, बस खाली डिफरेंस ये है ये होते हैं नॉन फ्लावरिंग, कैसे होते हैं। और जब बेटा किसी प्लांट के ऊपर फ्लावर नहीं होगा तो आप लोग बताओ क्या उसमें फ्रूट आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ ना तो फ्रूट आता है ना ही फ्लावर आता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इनको हम लोग बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट, क्या बोलते हैं। चलो ठीक है, उसमें मत जाओ ठीक है, ये भी अपना काम मेहनत से करते हैं पूरे महीने भर, मतलब करना भी चाहिए भाई, सही अच्छी बात है। हाँ जाना चाहिए, पढ़ाई क्या है, पढ़ाई तो करी लोग ये काम जरूरी है। चलो कोई बात नहीं, अपडेट में आता है, लेकिन मैं इससे कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं ऐसे बोलूंगा, एक बात बोलूंगा कभी आराम से कि आपको पहले पढ़ाई करनी चाहिए, जब आप कुछ बन जाओ उसके बाद खुद जाना, ठीक है, पहले पढ़ाई करो। चलो इसके बाद देखो, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा, रूट होगी, स्टेम होगा, लीफ होगा, खूब बड़े बड़े, मतलब खूब बड़े बड़े प्लांट होंगे, मोटे मोटे प्लांट होंगे, बस खाली नॉन फ्लावरिंग होंगे, यानी कि इन पे फ्लावर नहीं होगा। और जो एंजियोस्पर्म होते हैं इसमें आते हैं सारे के सारे कौन से प्लांट बेटा, फ्लावरिंग प्लांट। अब वो चाहे कितना भी छोटा हो चाहे कितना ही बड़ा हो, अगर उस पर फ्लावर है तो इसका मतलब वो किस में आएगा, एंजियोस्पर्म में। समझ गए आप लोग। तो आप लोग ये बेसिक भी समझ गए होंगे कि हमने 5 डिवीजन में डिवाइड क्यों किया है। जैसे एंजियोस्पर्म ऐसा नहीं कि बड़े प्लांट होते हैं फ्लावरिंग, बहुत छोटे छोटे प्लांट भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, समझ गए। हाँ जैसे बॉल्फिया, आपने नाम सुना है बॉल्फिया, एंजियोस्पर्म में होता है, और उसका अगर साइज देखोगे तो ऐसा आप उंगली ऐसे उठा सकते हो, उंगली इस पे इतना छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट बॉल्फिया होता है। तो बेसिकली मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर कोई किसी फ्लावर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो एंजियोस्पर्म प्लांट है। और आपको पता भी होगा कि फ्लावर कैसा होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है किसका, प्लांट का, पता है आपको, ठीक है। फ्लावर का बहुत काम नहीं होता बेटा, रिप्रोडक्शन काम होता है।
चलो तो आप लोग लिखना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हो, जल्दी लिख लो, फिर इसके बाद हम लोग एक करके बात करेंगे, ठीक है, डिटेल में प्लान भी करेंगे। देखो ये जो रजिस्टर है ये किसके लिए है? और बेटा आप लोग एक काम है, अभी बता दे रहा हूँ मैं, आप लोग बेटा स्मार्ट नोट बनाते हुए चलो, सही है, आप कॉपी लेके आया करो, जो भी मैं लिखवाया करूँ लिखते रहा साथ साथ थोड़ा बहुत। इतना तो होशियार हो, छोटे बच्चे कहाँ मिला कितने लिखोगे, इतना होशियार आप लोग हो अभी, जल्दी लिखो, फिर हम लोग अगले बढ़ते हैं, ठीक है। क्या और क्या ठीक हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो? कौन सा ये यहाँ ये लीफ ये लिखा है, अरे मैं गलत लिख दिया, स्टैम्प लाइफ होता है और यहाँ पे होगा लीफ लाइफ, ठीक ओके ठीक है बेटा। आप लोगों ने ये लिख लिया, लिखो अभी ये दौर ऐसा चल रहा है ना, ये वाला महीना जो है सावन का महीना बहुत अच्छा महीना है, और जिसमें जो लोग अभी थोड़े से होते नहीं है बेचारे पूरी साल का बिजी नहीं भिन्नता नहीं करते, वो बिजी नहीं रहते, मतलब उनको फ्री है क्या करें, उनका इस महीने में करते एकदम मजा आ जाता है। 7 दिन के लिए जाएंगे मस्त एकदम, अच्छा लगता है, मैं कह रहा हूँ टाइम भी तो नहीं है आपके पास, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, अच्छा लगता है, अच्छा किसी लगता है अभी। हाँ तो सुनो अभी, और इसमें एक चीज और अच्छी मुझे लगती है, जो पूजा बहुत मस्त होती है, जब जाते हैं ना तो उसकी कभी पूरी साल में पूजा नहीं होगी, लेकिन उस दिन मम्मी से लेके दीदी तक मतलब डटे पड़े हैं तो मतलब पूरी साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस टाइम पे आगे बहुत होता है। दूसरा सुनो 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 आप लोग बेटा बात करो, दूसरा पूजा छोड़ दो, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट छोड़ो, उसके बाद तुम पावर, ऐसा लगता है पावर को देख के मतलब एकदम पति बराबर में जाते हैं उनके। अभी तो उस टाइम पुलिस में कुछ उस गिनते नहीं है कौन है, तो ये है और क्या है, अच्छी बात है, मैं तो ये कहूँगा जाना चाहिए। ये लिख लिया आप लोगों ने बेटा, चलो ठीक है। दूसरा मैं कहूँगा कि आप लोग अभी मेहनत करो, बहुत मेहनत करने की जरूरत है बेटा अभी आपको, और आप लोग पढ़ाई बहुत मेहनत से करते रहो। इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे किंगडम प्लांटी, जो हम लोग पढ़ेंगे आराम से, ठीक है, थोड़ी देर। अरे ये क्या होगा, आपने कुछ तारीफ इतनी कर दी है, अब मेरी की जगह क्या कर सकता हूँ ए कोई बात नहीं, सोन मत बता, गर्मी अगर आपको लग रही है, गर्मी मुझे भी लग रही है ना। क्या लिखा है, है प्लांटिंग, हाँ मैं आपको समझाऊंगा अभी क्या है। बेटा ये बताओ आप लोगों ने लिख लिया सब लोगों ने, एक कोई शोर मत करो आगे जाए, ठीक है, शोर मत करो आप लोग, तो हल्के मैं टाइम देता हूँ बोलने के लिए, तब बोला करो अभी, ठीक है, हम लोग समझ लेंगे थोड़ा सा। पहले आप लोग ये बताओ 5 डिवीजन समझ गए आप लोग, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें एक जनरल चीज और बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आते हैं और किताब पढ़ेंगे। मैं हटा दूं से रखता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बात सुनो आप लोग, यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले आपको अगर पहले मैं ये समझा दूं कि हैप्लॉइडिक और डिप्लॉइडिक आप कैसे क्या करते हो वो समझ लो, ठीक है। देखो एक तो बोलो मत कोई नहीं, एक तो होता है गैमेटोफाइटिक बॉडी, कौन सा होता है बेटा, गैमेटोफाइटिक प्लांट होता है,
अभी आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। और एक होता है स्पोरोफाइटिक। कौन सा होता है बेटा? स्पोरोफाइटिक। यानी कि आप लोग ये समझो कि गैमेटोफाइटिक या तो प्लांट बॉडी होगी या कोई प्लांट बॉडी कैसे होगी? स्पोरोफाइटिक। आपको क्या नाम से नहीं पता लग रहा है? जो प्लांट बॉडी गैमेट बना रही है उसको बोलते हैं गैमेटोफाइटिक, और जो स्पोर बनाती है उसको क्या बोलते हैं? अब आप लोग यहाँ समझना मेरी बात। बेटा आप लोग बताओ, अगर कोई प्लांट बॉडी गैमेट बना रही है तो वहां पे मेल गैमेट भी होगा, फीमेल गैमेट भी होगा। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये देखो यहाँ पे मेल गैमेट भी होगा और यहाँ पे क्या होगा बेटा? फीमेल गैमेट भी होगा। ये तो आप समझदार हो बिल्कुल। और आपको बताएं गैमेट कैसे होते हैं? हमेशा हैप्लॉइड। कैसे होते हैं? पहले आपको ये बताओ हैप्लॉइड मतलब समझते हो अच्छे तरीके से? एक बार मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ देखो, जब मैं किसी सेल की बात किया करूँ हैप्लॉइड लिख के, जब भी मैं हैप्लॉइड कहता हूँ उसका साइन होता है एन। क्या होता है? समझ गए आप लोग? इसका मतलब ये होता है कि बेटा आपकी, अगर जैसे मैं अपने ह्यूमन की बात करूँ तो हमारी प्रत्येक सेल में कितने क्रोमोसोम है? 23 पेयर है। कितने पेयर है? जैसे एक सेल है ये, और इसमें अगर 23 पेयर क्रोमोसोम, अभी मत कहना हर किसी सेल में 23 पेयर होते हैं, किसी में 16 पेयर होते हैं, किसी में 8 पेयर होते हैं। लेकिन अगर पेयर में है तो वो हमेशा सेल कैसी होगी? डिप्लॉइड। कैसी होगी बेटा? अब हैप्लॉइड का मतलब होता है ये 23 पेयर में है। अब मैं पेयर का एक एक क्रोमोसोम ले लूं और इस सेल को दे दूं, इस वाली को, तो इसके पास कितने होंगे? खाली 23। तो ये सेल कैसा होगा? हैप्लॉइड। समझ गए आप लोग? डिप्लॉइड हैप्लॉइड मतलब क्या होता है? अब हैप्लॉइड हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि बेटा जब गैमेट बनाओगे तो आपको सेल हैप्लॉइड बनाना नहीं पड़ेगा क्या? तभी तो 23 क्रोमोसोम पापा की और 23 मम्मी की, दोनों को मिले तो कितने हो गए? 46। और फिर पूरे बॉडी के अंदर कितने होते हैं बच्चे के? 46। फिर गैमेट बनेंगे तो उसके फिर से 23 बनेंगे स्पर्म में, और जो मम्मी होंगी उनके एग में 23 बनेंगे और फिर से मिल जाएंगे 46 हो जाएंगे। समझ गए आप लोग? इसीलिए गैमेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सेल हैप्लॉइड करना पड़ता है। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है। अगले तो ये बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सही है। अब बेटा ये बताओ, ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। तो मैं लिख रहा हूँ हैप्लॉइड। अब बेटा एक बात बताओ, इनका मैं करवा दूं फ्यूजन। क्या करवा दूं? फ्यूजन। और फ्यूजन होके अब आप लोग बताओ जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा? बताओ, ये जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा? डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लांट बॉडी जो स्पोरोफाइटिक होती है वो कैसी होती है? डिप्लॉइड। कैसी होती है? क्लियर हुआ? अब आप लोग बताओ, स्पोरोफाइटिक नाम से पता लग रहा है ये क्या बनाएगा? स्पोर। क्या बनाएगा? और स्पोर हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। तो यहाँ पे होगा म्यूसिस। म्यूसिस वहां होता है, यहाँ पे डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बना होता है। ठीक है। अब देखो म्यूसिस होगा और जो बनेगा क्या? स्पोर। वो कैसा होगा? हैप्लॉइड। तो इससे जो बॉडी बनेगी वो कौन सी होगी? गैमेटोफाइटिक। और इसीलिए गैमेटोफाइटिक जो बॉडी होगी वो कैसी होगी? अब आप लोगों को मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं जब भी बोलूं गैमेटोफाइटिक आप समझ जाना प्लांट बॉडी कैसी होगी? हैप्लॉइड। जब भी मैं कहूं स्पोरोफाइटिक आप समझ जाना बॉडी कैसी होगी? डिप्लॉइड। समझ गए आप लोग? चाहे आप लोग चाहो तो ऐसे लिख सकते हो आराम से, क्योंकि ये चीज किताब में लिखी हुई नहीं है। ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा? क्यों बोल रहे हैं? दिख रहा है? ना पहली बार है क्या? क्या नाम तुम्हारा? तुम्हारा 12th हो गया? 11th में हो? समझ में आ रहा है? आज तो बिल्कुल नहीं आ रहा हो, क्योंकि हम पहले नहीं आए हो। बेटा थोड़ा सा पीछे बैठा करो, ठीक है? शाम को अच्छे दिख जाए। नहीं, अरे वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मत थोड़ा पीछे ज्यादा। अरे शांत हो। अब आप लोग सुनो, थोड़ा सा पीछे इस बार पे। और दूसरा क्या है? एनसीईआरटी खरीदने ना और डेली आओ, ठीक है? तब समझ में आएगा। अच्छा ये बताओ, अभी तक कितने ऐसे महान आदमी हैं इनके पास अभी एनसीईआरटी नहीं है? बताओ बताओ कितने लोग हैं? बेटा एनसीईआरटी खरीदने इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है कि एनसीईआरटी तुम खरीदो 1 लाख रुपए मुझे मिलेगा। मेन चीज है कि आपको होनी चाहिए। नहीं खरीदो, ठीक है? अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं तो फिर बहुत वही बात हो गई, युद्ध में जाने जा रहे हो बंदूक लेके नहीं जा रहे हो, तो हार के स्वभाव में खाओगे, जीत के कहां से आओगे?
बेटा अब आप लोग ये बताओ, ये लिख लिया आप लोगों ने। अब आप लोग पहले बताओ, अगर मैं बोलूं गैमेटोफाइटिक तो कौन सी प्लांट बॉडी होगी, कैसी होगी, हैप्लॉइड। अगर मैं बोलूं स्पोरोफाइटिक कैसी होगी, समझ गए। अब मैं बोलूंगा आपसे कि गैमेटोफाइटिक स्पोरोफाइटिक के ऊपर डिपेंड रहता है, स्पोरोफाइटिक गैमेटोफाइटिक के ऊपर डिपेंड रहता है, तो आप समझ जाओगे डिप्लॉइड बॉडी किसके ऊपर डिपेंड है, हैप्लॉइड बॉडी किसके ऊपर डिपेंड। ठीक है, अगर आप इतना समझ गए तो हम थोड़ा सा इनिशियल पढ़ लेते हैं किताब का, इसके बाद अगली बात करेंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग किताब निकालो सब लोग। चलो नया चैप्टर। अब देखो आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो गया है। आप लोग बेटा फर्स्ट से चैप्टर और सेकंड चैप्टर क्वेश्चन लगा लिए सब बच्चों ने, क्वेश्चन लगाते रहो, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, बहुत पढ़ रही है। और दूसरी बात, जितने आपके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो भी एग्जाम्पल हैं, वो मैं अभी कह रहा हूँ कि आप लोग बार बार लिख लिख के उन्हें बार बार याद करो, और यही आपका काम है। ना ज्यादा आगे भागो ना पीछे भागो, साथ साथ चलते रहो बस, ठीक है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते रहो, ठीक है। चलो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा बेटा, प्लांट किंगडम। ये चैप्टर का नाम है थर्ड, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, क्या आ गया, बेटा देखो अब बोलो मत कभी, किताब निकालो। कह रहा है इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोगों ने पहले चैप्टर में 5 किंगडम आराम से पढ़ा था और हमने सारे ऑर्गेनिज्म का एक अच्छे तरीके से क्लासिफिकेशन को देखा था कि कैसे 5 किंगडम बना है। दूसरा कह रहा है बेटा ऑर्गेनिज्म अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय बीटेकर। आपको पता है बीटेकर ने दिया था 5 किंगडम, तो ये कह रहा है कि बीटेकर का हमने आराम से जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो बड़े आराम से हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। और कब दिया था 1969 में, वेयर ही सजेस्ट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लांटी। यानी कि आपको बताया कि जो बीटेकर ने 5 किंगडम दिया था वो उसमें कौन कौन से थे, आपको सब पता ही होगा, ठीक है। अगली कह रहा है इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटी पॉपुलरली नोन एज द प्लांट किंगडम। आपको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो ओवरऑल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो सारे प्लांट होंगे और किसी के अलावा नहीं पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर है, इसको हम लोग प्लांट किंगडम बोल सकते हैं। अगले कह रहा है वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम। फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ द मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटी थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस देम इन द सेम किंगडम। आप लोग बताओ बेटा, तभी तो मैंने आपको 5 किंगडम पढ़ाया था, एक करके 2 किंगडम कैसे है 3 किंगडम, जिससे आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो। देखो सबसे पहले बताओ साइंटिस्ट ने जो लीनियस थे उन्होंने 2 किंगडम तो बनाए थे, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया। तो आप लोग बताओ मुझे मोनेरा और प्रोटिस्टा किस किंगडम में रखे थे, प्लांट किंगडम में। दूसरा फंजाई जो हमने बनाया था प्लांट किंगडम से, तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म थे वो कहाँ रखे थे, किंगडम प्लांटी में, जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती थी। अब जैसे आपसे क्या बताओ कि जैसे आपसे कहने लगे कि बैक्टीरिया होता है उसके पास क्या होता है, सेल वॉल होता है, तो किंगडम मोनेरा में क्या होता है आपको पता है, प्रोबायोटिक होता है, इसलिए किंगडम मोनेरा में। अगर आपसे कहेंगे बताओ फंगस के पास भी सेल वॉल होता है, क्योंकि मैंने कहा था प्लांट सेल का यूनिक फीचर होता है सेल वॉल। अगर आपसे कहे सेल वॉल तो फंजाई के पास भी होता है, तो वो फंगस के पास होता है, फंजाई में रखा है, क्योंकि बेटा वो कैसे होते हैं, हाइड्रोटॉपिक। तो आप इस पढ़ चुके हो, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सबसे पहले जो आया था उसमें प्लांटी किंगडम में आपके मोनेरंस भी थे, प्रोटिस्ट भी थे और फंजाई भी किसमें रखे थे, किंगडम प्लांटी में, जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट था वो। समझ गए आप लोग इतनी बात, ठीक है, यही कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगले कह रहा है सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रिफर्ड टू एज बिलिग्रीन एल्गी। आपने पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया के बारे में। और कह रहा है एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटी। जब आप लोग बीजीए के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था उसका नाम क्या बताया था, बिलिग्रीन एल्गी बताया था। दूसरा नाम क्या था, साइनोबैक्टीरिया। बेटा ये कह रहा है कि जो बिलिग्रीन एल्गी है वो एल्गी नहीं है, वो कहाँ रखे हुए, किंगडम मोनेरा में।
और हम लोग जो रियल एलगी पढ़ते हैं वो किसमें पढ़ते हैं? किंगडम प्लांटी में। जो सबसे पहला ही डिवीजन है कौन सा? वो थैलोफाइटा। कौन सा बेटा? थैलोफाइटा। समझ गए इतनी बात? ठीक है। अगले देखो, अगले क्या कह रहे हैं? क्या है ये तो पढ़ लिया, ठीक है। लेट अस आल्सो लुक एट क्लासिफिकेशन विद एन एंजियोस्कोप टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। द अर्लिएस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब आप लोग समझो बेटा, अब स्टार्ट होता है कि एक्चुअली में जो 5 किंगडम है वो सॉरी 5 जो डिवीजन बनाए हैं वो 5 डिवीजन कैसे बनाए, ठीक है। यहाँ पे भी हम वैसे ही पढ़ेंगे कि क्या क्या देखा है। तो देखो बेटा, हम लोग आराम से पढ़ लो और बात मत करो। कह रहे हैं द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन यूजिंग ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी। मैंने मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सटर्नल कैरेक्टर, मतलब जो बाहर से हमें दिखते हैं, सही है। ऐसा होता है कि एकदम प्लांटी में जब 5 डिवीजन बनाए तो सबसे पहले हमने क्या किया? मॉर्फोलॉजी देख ली बाहर से, और उनमें से हम क्लासिफिकेशन करते हैं बाहर से देख के। जैसे रूट का स्ट्रक्चर देख लिया, स्टेम देख लिया बाहर से, लीफ देख लिया बाहर से, सही है। इनको देख के तो कैरेक्टर सच है, जैसे हैबिट देख लिया, कलर देख लिया, नंबर एंड शेप ऑफ लीफ ईटीसी। अब आप लोग मुझे ये बताओ बेटा, अगर कोई साइंटिस्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख के और क्लासिफिकेशन कर दे तो क्या वो चल पाएगा? नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं वो अकॉर्डिंग टू हैबिटेट, या मैं बोल सकता हूँ टेम्परेचर या फिर एबायोटिक फैक्टर, वो क्या होते रहते हैं? चेंज। क्या होते रहते हैं? अगर आपने मान लिया कोई लीफ है या कुछ भी, किसी को देख के आपने क्लासिफिकेशन कर दिया, हो सकता है क्लाइमेट चेंज हो, और क्लाइमेट चेंज होगा तो उसका शेप भी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। समझ गए आप लोग? यानी कि मॉर्फोलॉजी हमेशा चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक फैक्टर। समझ गए आप लोग? तो ये इतना आसान नहीं था कि इसको देख के हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अगले लिखा भी होगा, ये दिखा है, कह रहा है दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। एंड्रोसियम आपको पता है क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि जो फ्लावर होता है उसके बाद होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे बोलते हैं हम लोग एंड्रोसियम। बेटा वेजिटेटिव का समझ रहे हो आप लोग? रूट, स्टेम और लीफ को देखते हैं। अगले कह रहा है सिस्टम गिवन बाय, और किसने दिया था? मतलब मैं ऐसे बोलूंगा लीनियस का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि हर कुछ मुझे ऐसा लगता है बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें लीनियस स्टार्ट की हैं। लीनियस, जैसे हमने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के फादर किसे बोला? लीनियस। स्टार्टिंग में 2 किंगडम की किसने की? लीनियस। यहाँ भी देखो जो स्टार्टिंग करी क्लास में किंगडम फ्लांटी की, वो किसने की है? अच्छा एक बात और होती है, दौर भी होता है। हो सकता है इनका दौर चल रहा हो उस टाइम, हो सकता है ना ये फॉर्म में हो, कोई दूसरा कोई कुछ दूसरा कोई बताता भी है तो कहते हो नहीं ये तो मेरा नाम लिखा जाएगा, वैसे हो सकता है क्या? कोई जरूरत ना ऐसा ना होता हो, पावर हो आएंगे। चलो अगले देखो, कह रहे सच सिस्टम पर आर्टिफिशियल, ये कैसे थे? आर्टिफिशियल। कह रहे दे सेपरेट द क्लोजली स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक। Also the artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristic. This is not acceptable since we know that often the vegetative character are more easily affected by environment. यहाँ पे टेस्ट करना लो, आपसे नहीं पूछ सकता है कि बताओ जो आर्टिफिशियल या मैं बोल सकता हूँ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख के जो क्लासिफिकेशन किया था तो वो एक्सेप्टेड क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ बेटा? क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर को देख के वो कैरेक्टर क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। समझ गए? इसका एक ही रीजन है। तो यहाँ स्टार्ट नाउ स्टेटमेंट में दे देगा कि आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट, और कह रहा है एज अगेंस्ट दिस नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप, और उसके बाद कौन सा हुआ? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इतनी बात समझे आप लोग? समझ गए? अभी तक मैंने इतना पढ़ाया, खाली सुन लो। मैंने ये पढ़ाया है कि हम लोग पढ़ रहे हैं किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में आपको पता है प्लांट रखे हुए हैं सारे, ठीक है, और ट्रॉफिक होते हैं, ये पता है आपको। दूसरा आपको पता है जब किंगडम प्लांटी है उसको 5 डिवीजन में डिवाइड किया है, और 5 डिवीजन की अगर हम बात करेंगे तो किस बेस पे किया है? तो पहले साइंटिस्ट लीनियस कूद पड़े, उन्होंने बताया लीनियस से आएंगे, तो लीनियस आए, उन्होंने क्या कहा? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखे और उन्होंने क्या कर दिया? डिवीजन में डिवाइड कर दिया। और 5 डिवीजन में अगर डिवाइड कर दोगे तो भाई एक बार बताओ, इन्वायरमेंट जब चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, तो फिर प्लांट की शेप वगैरह क्या हो जाती है? चेंज। आपने बड़े आराम से एवोल्यूशन पढ़ा है, एवोल्यूशन? भाई ऐसा बोलते हैं कि पहले जिराफ की गर्दन थी, ये तो प्लांट की बात कर रहे हैं, हम तो एनिमल की बात कर रहे हैं। और बताओ
अगर एनिमल जिराफ की गर्दन लंबी हो सकती है तो ये चेंज क्यों नहीं सकते हैं? जिराफ तो एनिमल है भाई, ऐसा भी बताते हैं कि हमारी ही पूंछ थी पहले, नहीं है आज। दूसरा हम बोल सकते हैं कि अगर एवोल्यूशन आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दिखेंगी जो वास्तव में ऐसी नहीं थी, लेकिन आज हम पहले क्या थे, बंदर थे, देखा जाए बंदर की तरह थे, आज हम इंसान की तरह हैं। तो ये क्या है, सब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो एवोल्यूशन हो रहा है, और एवोल्यूशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, चेंजमेंट आ रहा है। अगर कोई क्लासिफिकेशन ऐसा कर देगा तो हमने तो आज पढ़ लिया, लेकिन आने वाले टाइम में 100 साल बाद वो क्लासिफिकेशन बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो कैसे कैरेक्टर होंगे, मॉर्फोलॉजिकल। समझ गए आप लोग? इतनी बात क्लियर है बेटा? नए कैरेक्टर आएंगे तो वो बेकार हो जाएगा फिर, तो ये समझ में आएगा हमेशा। अगले देखो, अब आप लोग समझो। अगले कह रहे हैं एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप व्हिच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर। आप लोग चाहो तो यहाँ पे फर्स्ट लिख लो नंबर 1, क्योंकि यहाँ से एक्चुअली में क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो नंबर 1 जो हुआ है कौन सा है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेटा कह रहा है नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट आल्सो इंटरनल फीचर। यहाँ पे इन्होंने नेचुरल जो लिया उसमें ऐसा नहीं रखा कि खाली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखेंगे, नहीं, इन्होंने एनाटॉमी भी देखी। क्या देखी? और एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्टडी, मतलब प्लांट का मॉर्फोलॉजी भी की और प्लांट की एनाटॉमी भी। जब ये किया तो क्लासिफिकेशन किया। तो कह रहा है जैसे देखो इंटरनल फीचर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, एनाटॉमी हो गया, एम्ब्रियोलॉजी हो गई, और क्या हो गई बेटा, फाइटोकेमिस्ट्री। मतलब उन्होंने ये भी देखा कि सेल के अंदर कौन कौन से प्लांट के अंदर क्या हार्मोन्स बन रहे हैं, उसका ग्रोथ टाइम पीरियड क्या है, कैसे ग्रोथ कर रहा है, कब फ्लावरिंग हो रही है, वो भी सब देखा। दूसरा एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है सिंपल सा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसका कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। एनाटॉमी का मतलब पता है आपको, इंटरनल स्टडी। और अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब कि पूरा बॉडी प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा है या फिर सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहला कौन सा है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जहां मॉर्फोलॉजी भी देखी और साथ में क्या देखा, क्लियर हुआ इतना? ठीक। अगले कह रहे हैं सच ए क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर। मतलब इन्होंने क्या किया, फ्लावरिंग प्लांट का क्या किया, क्लासिफिकेशन दिया इसमें जॉर्ज बेंथम ने। और ये क्वेश्चन आपसे नीट में ये भी पूछ सकता है, तो आप लोग यहाँ भी इस तरह बनाओ। एक बात मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, एक जेनेटिक्स हो गया, एक बायोटेक्नोलॉजी, और तीसरा आपका जो प्लांट और एनिमल थोड़ा बहुत। यहाँ से साइंटिस्ट के नाम को पूछ सकता है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। बकाया कहीं पे भी अगर साइंटिस्ट मिले तो आप नोट कर देना, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जेनेटिक्स में याद रखना है आपको। दूसरा आपको कहाँ ध्यान रखना है, बायोटेक्नोलॉजी में। और तीसरा थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ये है जो क्लासिफिकेशन में जो साइंटिस्ट आए वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बकाया आप लोग भूल सकते हो, साइंटिस्ट से ज्यादा पूछे नहीं जाते कभी, ठीक है, नीट में। अगले हमारा आता है बेटा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। आप लोग बताओ बेटा, अगर आप लोग अच्छे से लेक्चर सुन रहे हो, लगातार आ रहे हो, आपको पता लग गया होगा फाइलोजेनेटिक का मतलब मैंने क्या बताया था। फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या बताया था, बताओ कितने बच्चों को पता है फाइलोजेनेटिक का मतलब मैंने क्या बताया था? खाली 2 को बताया ना, बताओ। टैक्सोनॉमी मतलब एवोल्यूशनरी, मैंने कहा था एवोल्यूशनरी सीक्वेंस बताया था कि पहले कौन आया और बाद में कौन आया, उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। समझ गए? तो दूसरा जो हमारा टाइप आया है वो कौन सा आया बेटा, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। यहाँ नंबर 2 डालो ऐसे, पहला नेचुरल हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, फाइलोजेनेटिक। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी। अब एक गधो यही पढ़ लेते, ये सामने लिखा है, ऐसा नहीं मतलब कहेंगे देखो ये ना तो हम हाँ करेंगे ना करेंगे, बैठे रहेंगे, बात खत्म, ऐसे तो है। सोचा होगा एक्टिव रख लो थोड़ा। कह रहा है बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल, दिस अज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेम टैक्सा, हैव अ कॉमन एंसेस्टर। एंसेस्टर को समझते हो, पूर्वज। क्या होता है बेटा, मतलब यहाँ ये दिख रहे थे कि सेम टैक्सा में जो रखे हैं उनके पूर्वज कौन कौन सेम है। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, समझ गए आप लोग। जैसे सपोज मानो जब मैं आपको एवोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा भी, ये चीता होता है, चीता क्या होता है बेटा, चीता हो गया। ऐसे ही वो क्या होता है, जो वेल हो गई, ह्यूमन का हाथ हो गया। इसके बाद हम बात कर सकते हैं, तो इनके जो अगर आप बोन्स देखोगे हाथ की, यानी कि जो ह्यूमरस रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल खंड देखोगे, ये सब में सेम मिलेंगी। चीता के पैर में, ह्यूमन के हाथ में, मछली में वेल हो गई और चमगादड़ हो गया। इनकी सबके क्या है, चमगादड़ के पंख, सब में बोन्स क्या होती हैं, सेम।
इसका मतलब आपको समझ नहीं आता कि कहीं ना कहीं हमारे किसी टाइम पूर्वज सेम रहे होंगे, आज से अरबों साल पहले, है ना। अब हुआ क्या, अपना अपना जिसका जैसा काम था उसके अकॉर्डिंग वैसे वैसा उसने शेप ले लिया और वैसा वैसा स्ट्रक्चर बना लिया। जैसे ह्यूमन का हाथ क्या काम करता है, पकड़ने का, होल्डिंग करने का, समझ रहे हो। चीता का पैर क्या काम करता है, दौड़ने का। मछली का जो पंख होता है वो क्या करता है, स्विमिंग करने का। और चमगादड़ का जो पंख होता है वो क्या करता है, उड़ने का। मतलब अलग अलग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग उनके क्या कर लिया, स्ट्रक्चर। एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, अगर एवोल्यूशन एक जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में, अभी तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एवोल्यूशन एक दिन का नहीं होता है, 100-200 सालों का होता है। 2-3 सालों में एक एवोल्यूशन तो मुझे पक्का पता होगा। और वो जो तुम्हारा ये वाला अंगूठा है ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसका यूज हम बहुत कर रहे हैं आजकल, किसमें, फोन चलाने में। और वही होता है एवोल्यूशन का मतलब, समझते हो आप लोग। क्योंकि ये फोन चलाते हैं तो हम लोग ये वाला अंगूठा यूज करते हैं ज्यादा, और ये ज्यादा यूज करोगे तो ये कैसा होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। इसीलिए आप कोशिश किया करो, इस आप भाई फोन ही चलाओ, मेरी बात ये तो थोड़ी देर इससे थोड़ी देर इससे चला लिया करो। हाँ मतलब चलाओ जरूर है, क्यों ना पैरों चलाना पड़े हैं, कहीं चलाने लगे, चलो इधर आओ। ये समझ गए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, एक बोलो मत, फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और ऐसा ही कुछ इस साल नीट में क्वेश्चन आया था, इसी से फाइलोजेनी से मतलब। अगले कह रहा है, वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। दिस बिकम मोर इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल्स एविडेंस। अगर हमारे पास फॉसिल्स एविडेंस ना होते, फॉसिल का मतलब क्या होता है, जीवाश्म। आप लोग पेन से हिंदी लिखते रहा करो जहां आपको लगा करें, और जहां आपको पता ना हुआ करे मुझसे पूछ लिया करो, लेकिन खाली मत बैठा करो, सही है। तो फॉसिल्स का मतलब क्या होता है बेटा, जीवाश्म। अगर हमारे पास जीवाश्म ना मिले होते तो क्या बताओ एवोल्यूशनरी स्टडी करना इतना आसान था। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज से कई साल पहले जैसे आज ह्यूमन वगैरह रहते हैं, ऐसे डायनासोर रहते थे। अब उस टाइम तो ह्यूमन नहीं थे ना, कौन थे, डायनासोर थे। और डायनासोर छोटे मोटे नहीं थे, 20-20 फीट ऊंचे थे। मतलब इस बिल्डिंग के 2 मंजिल बिल्डिंग के इतनी बराबर थे। इतने तगड़े एक नहीं था, बहुत सारे थे, छोटे भी थे बहुत सारे, हर टाइप के थे। और बेटा डायनासोर को एक का साल पर नहीं रहते, कई 100 सालों उन्होंने डोमिनेंस शो की है, जैसे हम लोग डोमिनेंस शो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है धरती पे हम लोग हमेशा रहेंगे, नहीं, किसी भी दिन चेंज हो सकता है क्लाइमेट। और हम अपने गाँव नहीं जी रहे हैं कि तुम सोचो कि हमारे हाथ में सब कुछ है, नहीं, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम्हारे हाथ में खाली जिंदा रहना तुम्हारे हाथ में है, बकाया हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। अभी आप लोग सोचो, बोलो मत, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि नहीं ह्यूमन ही सब कुछ है, ह्यूमन तो इतना आगे हो गया है कि वो सबको पीछे कर सकता है, नहीं बेटा, हम लोग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खाली सर्वाइव कर रहे हैं। जिस दिन इन्वायरमेंट चेंज उस दिन हम चेंज, खत्म कहानी, खेल खत्म। भैया अभी कोरोना आया था, किसको पता आएगा, लेकिन आया, बच गया, वो अच्छी बात है, नहीं वैसे तो क्या होता, खत्म कहानी। ऐसे ही सुनो, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग किसके अकॉर्डिंग रह रहे हैं, एक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा कुछ मत सोचा करो क्या करना है क्या नहीं करना है, मस्त एकदम पढ़ाई करो भाई, हर दिन को तो एंजॉय करो पूरी तरीके से। चलो ठीक है। तो बेटा ये कह रहा है कि अगर फाइलोजेनेटिक बोल पा रहे हैं यहाँ पे, बोलो मत, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये हुआ, ये आसान तब हुआ जब हमें क्या मिले, फॉसिल्स मिले। क्या मिले बेटा, फॉसिल्स, समझ गए हम लोग, जीवाश्म मिले। अगले आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। क्या आता है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। यहाँ देखो क्या है, आप लोग पहले बताओ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी समझने से पहले एक बात सुनो मेरी, ये नंबर है 3। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कैसे होती है, देखो समझो, ये आपको समझ नहीं आएगा, ये कंप्यूटर बेस्ड होती है। कैसे, देखो जैसे आपने एक सबने सुना ही होगा, अपने नाम एक ऐप आता है shaadi.com, सुना है अरे नहीं सुना है सर्च मत करो, अब सुन लो मेरी बात। एक ऐप आता है shaadi.com, ठीक है, हम उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो वो एक्चुअली वर्क कैसे करता है वो आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा। आपको बोला तो शांत रखो। वो वर्क कैसे करता है कि उसमें एक, जैसे मैं अपना फॉर्म भर रहा हूँ मान लिया, तो मेरे पास 10 ऑप्शन लिखे होंगे,
कि मुझे जो सेकंड पार्टनर चाहिए उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, उसके अंदर क्या कैरेक्टर होनी चाहिए, सही है, वेट कितना होना चाहिए, सबको लिखा होता है, क्या क्या एजुकेशन होनी चाहिए। अब मान लिया 10 कैरेक्टर मैंने भर दिए, वो सुनो, ऐसे ही सेकंड वाले के पास ऑप्शन होता है, लेकिन बेटा वो सब बहुत बेकार है होते हैं, कभी उनके चक्कर में फंस मत जाना, वरना वो जो अभी आपने केस सुना था, कौन सा केस? जो पहाड़ों पर ले जाके वो ड्रम वाला नहीं, दूसरा वाला राजा वाला, राजा की सुना है, राजा, अरे नहीं सुना आपको, आप सामने जाओ, हैं, लड़की नाम क्या था, लड़की का सोना। मैं कोई केस स्टडी को देखता हूँ आराम से, मुझे मजा आता है, मजा का मतलब जानने की इच्छा होती है। सुनो, उसका जो शादी हुआ तो ऐसी कुछ साइट से हुआ था, शादी.com पता नहीं कौन .com से हुआ था, जिससे बेटा जो किसी के बारे में तुम कैरेक्टर समझ लोगे, लेकिन उसकी अंदर की आप तो ना समझ लोगे क्या है। साथ में तो कितना अच्छा लड़का था, शायद राजा आपको पता होगा, और इतनी क्या सोच के बताओ, मैंने वास्तव में उसको बेटी देखे, काफी देखे थे ऐसे ही। आपने वो देखा नेवी वाला केस था जो नीला ड्रम, और दोनों में जो सेकंड लड़का था वो किस कैसा था, एकदम कहते ही छब्बी टाइप, ठीक है, और जो रियल वाला था वो कितना एकदम कहते। तो मैं बच्चों को ये भी समझाता हूँ साथ साथ में कि आपका लाइफ का जो एम होना चाहिए वो ये ना हो कि खाली हमें एमबीबीएस मिलेगा सब कुछ हो गया हमारी लाइफ में। बेटा एमबीबीएस आपका एम नहीं है कि आपको एमबीबीएस के बाद सब कुछ मिल जाएगा सही सलामत, जरूरी नहीं है। एमबीबीएस के बाद ही आपकी जिंदगी में असली प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो। अभी यहाँ हो लगता है बहुत खुश हूँ, तो लाइफ का मकसद नहीं होता कि एमबीबीएस मिल जाए, लाइफ का मतलब होता है कि आपको कैसे लाइफ जीनी है, समझ रहे हैं आप लोग। वरना मैंने बहुत ऐसे लोग देखे जो बहुत अच्छी प्रोफाइल पे जाके और सुसाइड कर लेते हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो मस्त एकदम जिंदगी जी रहे हैं, खुश रह रहे हैं, जितना है उनके पास उतनी खुश रह रहे हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत, जो मुझे काफी हर्ट किया था पर्सनली, क्योंकि मैं उसका बहुत बड़ा फैन था। फैन का मतलब हाँ ठीक था, एक हाथ का होता है, तो मैं भी था, और इसलिए नहीं था कि वो इसलिए था कि वो एक्टर है, मैं एक्टर वेक्टर नहीं होता हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैंने आज तक मूवी नहीं देखा हूँ पूरी। मैं इसलिए था, आप लोग समझ नहीं सकते बेटा, एक नॉर्मल फैमिली से जाके और बॉलीवुड में पहचान बनाना ये बहुत बड़ी बात है, आपकी सोच से ही बड़ी बात है। वो दिल्ली में कोचिंग पढ़ा चुका है, और उसके बाद सोचो बॉलीवुड में एक पहचान बनाना, ये बहुत बड़ी बात होती है, छोटी मोटी बात नहीं होती है। एक सीन मिलने के लिए आपको पता नहीं क्या करना पड़ेगा, तो तुम तब तक नहीं मिलेगा, और वो हीरो बना बैठा था, और इतने ऊपर जाके कोई आदमी इतना सक्सेस होने के बाद, और दूसरा इतनी पढ़ाई करने के बाद, जिसका आईआईटी में 7th रैंक था, और जब वो जिंदगी से अपने हार जाए तो बताओ कैसा लगेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भी आपको जानना है। आपने देखा होगा बहुत एमबीबीएस कॉलेज में सुसाइड होते हैं, और है ना, बहुत बच्चे लड़के आते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, जो एमबीबीएस आईएएस या जो भी आप नौकरी चाहते हो वो सब सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि अपने आप को कैसे सेफ रखना है, कैसे अपने आप को खुश रखना है। ये वो सब फालतू की बातें। आप सोचते हो कि मैं एमबीबीएस बन जाऊंगा तो दुनिया नहीं चलूंगा, कुछ नहीं जीतोगे। हर गली में यहाँ जो कितने हॉस्पिटल है एमबीबीएस वाले, हर जगह है एमबीबीएस। जैसे कोई आदमी सोचे कि मैं आईएएस बन जाऊंगा तो दुनिया नहीं चलूंगा, उसके बाद तो मैं ही होऊंगा, कुछ नहीं होगा बेटा। आईएएस ही बहुत घूम रहे हैं यहाँ पे। तो मैं आपको आराम से बता रहा हूँ, सब कुछ सेकेंडरी है, मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिले बाहर में जाए। मस्त जो काम करना है आराम से जिंदगी जीने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलो हम लोग यहाँ आते हैं, मैं किस टॉपिक था, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी था। अब सुनो, ऐसे ही दूसरा पार्टनर वो भरता है फॉर्म, ठीक है। अब 10-10 मिल गए। अब मान लिया किसी ने मेरी वो प्रोफाइल देखी तो उसमें 8 सिंबल मैच कर रहे हैं या 9 कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 8 उसके उसमें उसके उसमें मैच कर रहे हैं, बस वही होता है। तो ऐसा ही यहाँ पे होता है। इन्होंने क्या किया, कोड दिया R1 R2 R3 किसके लिए, रूट के लिए। ऐसे स्टेम के लिए क्या दे दिया, S1 S2 S3। तो जो रूट के सिंबल सेम थे वो रूट पे रख दिए, और जो स्टेम के थे वो स्टेम पे रख दिए। समझ गए आप? तो कंप्यूटर पे समझ गए कैसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी थी, मतलब कोड बनाना। जैसे मैं अभी यहाँ से यहाँ कह दूं बेटा कि जिसकी हाइट 6 फीट है वो सब बच्चे एक तरफ हो जाओ, तो और इसके बाद में साथ में ये भी कहूँ जिसका नाम A से है वो एक तरफ हो जाओ, साथ में ये भी कहूँ जिसके फादर C से है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसे बोल सकता हूँ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे है, देखो पढ़ लो। कह रहा है व्हिच इज नाउ यूजुअली कैरीड आउट यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। कह रहा है नंबर एंड कोड्स,
are assigned to all the characters and the data are then processed. In this way each character is given equal importance and at the same time hundreds of character can be considered. मतलब सिंपल सा है कि हमने प्लांट में 100 कैरेक्टर देखे, उनको एक सिंबल दे दिया और सारे प्लांटों को स्टडी कर भी आप लग रही है ना, ये देखो ना थोड़ा सा। तो मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पूरा एक स्टडी करके एक चीज के कैरेक्टर रख दिए, जो सेम कह रहा है उनको अलग रख दिया और जो सेम नहीं हो रहा है उनको अलग रख दिया। ठीक है, अगले आता है बेटा नंबर 4 पे क्या आता है, साइटोटैक्सोनॉमी। आपको नाम से नहीं पता लग रहा है क्या? साइटो मतलब सेल, सेल साइटोलॉजी, सेल की स्टडी करना। तो कह रहा है दैट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एंड क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर एंड। तो समझ गए आप लोग, इसका मतलब है क्रोमोसोम का बिहेवियर, क्रोमोसोम का नंबर, सेल का स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी की टैक्सोनॉमी क्या बोलेंगे, साइटोटैक्सोनॉमी। और नंबर 5 पे क्या आता है, कीमोटैक्सोनॉमी। और इससे भी आप समझ सकते हो बड़े आराम से, कीमो का मतलब क्या होता है, केमिकल, उसके अंदर सेल के अंदर क्या क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है, कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, उन सबकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सोनॉमी। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ देखो, दैट यूज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन्स आर आल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट दीस डे। पहले मुझे ये बताओ, किंगडम प्लांटी सब बच्चों क्लियर हो गया? सॉरी, किंगडम प्लांटी का जो ये क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ? स्टार्टिंग से आते हैं फिर से एक बार। पानी है किसी के पास? पानी है? आप भी पानी पी लो सब लोग। देखो एक बार समझते हैं हम लोग, पूरा ओवरऑल समझते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने कहा हम लोग किंगडम प्लांटी पढ़ रहे हैं और प्लांट किंगडम में 5 डिवीजन रखे हुए हैं, किस बेस पे रखे हैं वो हमने समझे थे। पहला आपने कौन सा देखा सबसे पहले बताओ, आर्टिफिशियल, जिसमें उन्होंने क्या किया था, साइंटिस्ट ने खाली मॉर्फोलॉजी देख ली और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मतलब और ये एक्सेप्टेड क्यों नहीं था, क्योंकि किसी का मॉर्फोलॉजी तरीके से क्लासिफाई कर देना ठीक नहीं है। इन्वायरमेंट चेंज होगा तो उसकी मॉर्फोलॉजी का जो स्ट्रक्चर होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा, बाहर से उसके स्ट्रक्चर को देखना। ठीक है, सेकंड जो हुआ था वो हुआ था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जहाँ पे मॉर्फोलॉजी भी देखी और साथ में क्या देखी, एनाटॉमी देखी। समझ गए आप लोग? एनाटॉमी का मतलब सेल का स्ट्रक्चर देखा, मतलब जो एम्ब्रियोलॉजी देखी, उसका रिप्रोडक्शन सब कुछ देखा। ठीक है, वो होता है एनाटॉमी में। तीसरा जो हुआ वो कौन सा हुआ, फाइलोजेनेटिक। कौन सा हुआ बेटा, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है कि उन्होंने देखा एवोल्यूशनरी ऑर्डर, कि कौन सा पहले आया कौन बाद में आया। अच्छा आप लोग को बताओ, मुझे मैंने आपको जो बताता हूँ, जैसे डिवीजन मैंने बताया कि थैलोफाइटा, पिरायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मैं ऐसे क्यों नहीं बोलता एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, उल्टा नहीं बोलता ना, क्योंकि मुझे पता है कि ये सिस्टमैटिक वे में रखे हुए हैं। अगर धरती पे सबसे पहले आए होंगे तो एल्गी आए होंगे, स्वाभाविक बात है, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, ना तो रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है। अब ऐसे में बोलूंगी पहले एंजियोस्पर्म आए होंगे, कैसे आ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं ये कहूँ बेटा कि सबसे पहले बैक्टीरिया आया, ह्यूमन आया, तो आप क्या बोलोगे, तो बैक्टीरिया बोलोगे, पहले ह्यूमन आए, बैक्टीरिया होंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ पहले मेढक आया, ये ह्यूमन आया, तब भी आप बोलोगे मेढक आया होगा सर, क्योंकि मेढक पानी में रहता है और हमें पता है कि लाइफ का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, वाटर से हुआ है। तो ये सब अरेंजमेंट कैसा होता है, सिस्टमैटिक तरीके से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तीसरा मैंने बताया न्यूमेरिकल, सारी डॉट कॉम ध्यान रखना। इसके बाद साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी मतलब क्रोमोसोमल बिहेवियर ध्यान रखना। और बेटा कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा होता है कि सेल के अंदर, वो ध्यान रखना। एक बार बताओ सब बच्चों क्लियर हो गए इतना? अगर आप चाहो जल्दी 2 मिनट पढ़ सकते हो पूरा, किसी को डाउट हो तो उससे फिर से पूछ सकते हैं, कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जल्दी देख लो एक बार। और बेटा आप लोग खूब मेहनत करो भी, सही है, और उसके बाद जाके कि आपका टेस्ट हो तो आप लोग अच्छे से नंबर लेके आओ। ठीक है, सही बच्चे। अभी 1 मिनट रहना तो ले लेंगे, प्लांट के बाद नहीं होगा उसके बाद ले लेंगे। ठीक है, और
आप लोग खूब मेहनत करो अच्छे से, क्योंकि ये आपका टाइम सही चल रहा है। ठंडों में आपको ठंड सर्दी बहुत लग रही है, गर्मी को गर्मी बहुत लग रही है, तो आप कब पढ़ोगे भाई? हर टाइम पढ़ने का, ठीक है? तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। आप टेंशन ना लो, नई जो नया क्लास लगेगा उसमें अभी दूसरी जगह शायद शिफ्ट होकर शायद में लग रहा है ऐसा, तो वहाँ एसी भी लग रहा है, ठीक है? मस्त एकदम एसी में बैठना, बस तो मत जाना एसी में। मान लो मैक्सिमम मान लो 15 दिन अगर स्टार्ट हो गया तो। और दूसरी बात सुनो, आपके लिए लाइब्रेरी फ्री खुल रहा है, जिसमें आप लोग बड़े आराम से पढ़ सकते हो लाइब्रेरी बैठ के। चल रहा है काम, ये तुम्हारा स्टार्ट होगा। आपने वो देखा है उपाधि कॉलेज? और बेटा सुन लो आप लोग, और ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग सुबह मस्त खाना लेके आओ, लाइब्रेरी में बैठो, मस्त पढ़ाई करो, और यहाँ से कितने बजे जाओ? शाम को आराम से। भाई इतना पढ़ाई तो करो ना, इतना लगे यहाँ पढ़ाई कर रहे हो। और ये कौन सी बड़ी बात है सुबह आना? आराम से खाना वाना लेके आओ टिफिन में, दोपहर में वहीं पे खाओ, मस्त वहीं पे पढ़ो आराम से। उसके बाद तुरंत फिर क्लास पढ़ो और शाम को निकल जाओ घर में। अगर मेहनत करो तो ढंग से करो, ठीक है? ऐसा नहीं कि दिखावा कर रहे हैं खाली, वो वाला मत करो। बड़े हो गए कि पापा आ गए तो हमने किताब खोल ली, पापा गए तुरंत मोबाइल चलाने लगे, ये वाला पढ़ाई नहीं करनी है, समझ रहे हो? ऐसा होता नहीं, बहुत बच्चे, बहुत, मैं ऐसे बोलूंगा यहाँ पे बच्चे होंगे कि जो वेट करते हैं पापा में सो जाए, देख लिया पापा में सो गए, फोन तो आ जाओ, फोन दीजिए, इधर आ जाओ। जैसे ही पापा अगर सामने है कि पापा कहें बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है, तो बच्चा फिर कॉपी खोला पढ़ा है, चाहे उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा हो। और बेटा ये आप पढ़ाई पे आपको पूरी साल पढ़ाई नहीं दिखाना है पापा को, अपने पापा को क्या दिखाना है? रिजल्ट दिखाना है, समझ रहे हो? रिवीजन कर लिया आप लोगों ने? बेटा ये बताओ, हम लोग एल्गी स्टार्ट करें तो हमारा फर्स्ट जो डिवीजन है वो क्या है? एल्गी, यानी किंगडम प्लांटी का जो फर्स्ट डिवीजन वो क्या है? एल्गी। तो पढ़े एल्गी, यानी कि मैंने दूसरा नाम क्या बताया था? थैलोफाइटा। क्या बताया था बेटा? मैं ऐसे बोलूंगा, अब कोई बोलूंगा बेटा, किंगडम प्लांटी में सबसे पहले जो आए होंगे वो कौन आए होंगे? एल्गी। आपने वैसे बोलते हैं काई, बोलते हैं काई 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 आ गई। हम लोग एक्चुअली जानते हैं खाली ग्रीन एल्गी होते हैं, लेकिन ग्रीन नहीं होते, ब्राउन भी होते हैं, रेड भी होते हैं। और बेसिकली वो समुद्र में होते हैं, हम दिखते नहीं है। और एल्गी को होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं। बेटा एल्गी की हाइट 100 मीटर तक हो सकती है, 100 मीटर। एक एल्गी जो समुद्र में होते हैं वो 100 मीटर नीचे होते हैं। जैसे कि आपने नाम कील सुना है, उसकी हाइट कितनी है? 100 मीटर। चलो कोई बात नहीं, एल्गी की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग एल्गी निकाल लो आराम से और मस्त पढ़ लें। चलो देखो बेटा इधर आओ, आप लोग समझ लो। अब मैं आपसे ये बोलूंगा कि प्लांट किंगडम का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो प्लांट किंगडम का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो एल्गी है। और उसके बाद एक क्वेश्चन ब्रायोफाइट से भी आता है, एक टेट्रोफाइट से भी आता है। लगभग यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। और मैं ऐसे बोलूंगा कि अभी तक तीनों चैप्टर जो हमने पढ़े हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कौन सा है? प्लांट किंगडम। यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन 100% लिखे होंगे पेपर में। आपको 4 क्वेश्चन हो सकता है मिल जाए, 3 तो मिलेंगे, ठीक है? तो 16 नंबर पक्के में पढ़ लेते हैं आराम से, ठीक है? आ जाओ। सबसे पहले कह रहे हैं एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग। आप लोग बताओ बेटा एल्गी कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। और मैंने कहा था अगर कोई भी फोटोसिंथेसिस धरती पे कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, तो उसके पास क्लोरोफिल 100% होना चाहिए, ठीक है? तो देखो कह रहे हैं क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल और थैलोइड। थैलोइड का मतलब पता है क्या होता है? हाँ, जो रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट ना हो उस बॉडी को बोलते हैं थैलोइड या थैलस लाइट, ठीक है? तो आप लोग लिख लो, आप लोग लिख लिया करो ये चीजें कि यहाँ पे लिख लो रूट स्टेम और लीफ, ऐसे बना दो बस। मैं तो ऐसे बना दूँ शॉर्ट में, आप लोग लिख सकते हो नॉट डिफरेंशिएट इन रूट लीफ एंड स्टेम। बेटा इसके बाद सुनो, ये आउटरक्रॉप भी होंगे पता है आपको, एंड लार्जली एक्वेटिक। ये बेटा कैसे होते हैं? एक्वेटिक मतलब होता है जलीय। कैसे होते हैं? सब जल में रहते हैं। दूसरा कह रहा है बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन, मतलब समुद्र पानी में भी रहते हैं और यहाँ फ्रेश वाटर में भी ये रह लेते हैं। समझ गए आप लोग? ठीक है।
अगले कह रहे हैं दे अकर्स इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटाट्स मॉइस्ट स्टोन सॉइल एंड वुड। आपने देखे होंगे जैसे नदी है उसके किनारे पत्थर बने हुए, पत्थर उन पानी जाता रहता है तो उन पे एल्गी आ जाता है, लकड़ी बरसात में पड़ी रहती है उस पे एल्गी आ जाता है। ऐसे आपने और क्या लिखा है सॉइल, मिट्टी में भी आ जाता है, जैसे नल के किनारे रहता है आपने देखा हो जहाँ मॉइस्चर ज्यादा रहता है, टेम्परेचर थोड़ा सा वो सॉरी जहाँ नमी रहती है वहां पे भी एल्गी आ जाता है। कह रहे सम ऑफ देम आल्सो अकर्स इन एसोसिएशन विद फंजाई। कल ही मैंने बताया था अगर फंजाई के साथ रहता है एल्गी तो क्या बोलते हैं इसको लाइकेन। तो एल्गी किसी के सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रह लेता है। और अगले कह रहा है बेटा ये एनिमल्स के ऊपर भी रह लेता है, और जो लिखा है स्लोथ बियर, जो स्लोथ बियर होते हैं उनके ऊपर क्या रहते हैं एल्गी। मतलब एल्गी अगर हम ध्यान दोगे तो उनके जो हेयर होते हैं बाल स्किन होता है उस पे ग्रीन ग्रीन आ जाएगा, और वही क्या होता है एल्गी। समझ गए? तो एल्गी का एक हैबिटेट नहीं होता, बहुत सारे हैबिटेट होते हैं। ठीक है, अगले देखो। अब देखो कह रहा था फॉर्म, अब हम बात करते हैं फॉर्म की बात करते हैं कैसे एल्गी दिखते कैसे हैं। तो देखो कह रहा था फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी हाईली वेरिएबल। आपको ऐसा नहीं कि एल्गी एक ही टाइप के दिखेंगे, आपको बहुत सारा वेरिएबल दिखेंगे, बहुत ज्यादा बड़े दिखेंगे, बहुत ज्यादा छोटे दिखेंगे, बहुत ज्यादा मोटे दिखेंगे और छोटे दिखेंगे, सही हर टाइप के दिखेंगे। कह रहा है रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल। अब बेटा यहाँ से आप लोग इसको स्टार बनाना स्टार्ट कर दो, अंडरलाइन करना स्टार्ट कर दो। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कॉलोनियल फॉर्म बताओ एल्गी की, जो कॉलोनी वाला होता है कॉलोनी बना के रहते हैं एक साथ रहते हैं, तो उसमें आएगा पहला नाम क्या बॉल बॉक्स। नीट में क्वेश्चन आ चुका है, वो ऐसे पूछ लेता है कि बताओ कॉलोनियल एल्गी कौन सा है, तो क्या होगा बॉल बॉक्स। और आपको ये भी घर जाके काम करना है कि जितने मैं आज बता रहा हूँ अभी, अब कल फिलहाल पूरे बता दूंगा एल्गी के बारे में, तो आपको ये भी काम करना है कि एल्गी के बारे में एक एक पॉइंट्स को आपको नोट करना है कि कहाँ पे कौन सी सर ने बताई। ठीक है, दूसरा कह रहा है फिलामेंटस। फिलामेंट्स मतलब क्या होता है बेटा लंबे लंबे, तो उसमें तुम्हारा कौन सा आता है यूलोथेरिक्स एंड स्पायरोगारा, इसको अंडरलाइन करो। और तीसरा कह रहा है अ फ्यू ऑफ द मैरीन फॉर्म सच एज कील, जो ब्राउन एल्गी टाइप का, और कह रहा है फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी। तो आप लोग ध्यान रखना मैरीन की बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे कील, अगर आपसे बोलेगा फिलामेंटस एल्गी के नाम बताओ तो यूलोथेरिक्स और स्पायरोगारा, ये एल्गी के नाम है। और अगर कहेगा वो कॉलोनी बताओ तो क्या होगा बॉल बॉक्स। अब आपको घर पे क्या करना है सुनो, आप लोग ये तो लिखोगे ग्रीन एल्गी कौन सा है, ब्राउन कौन सा है, रेड कौन सा है। एक बार आपने ये लिख लिया, क्या बात कर रहे हो, अगर आपने ये लिख लिया एक बार ग्रीन ब्राउन और रेड उनके नाम लिख लो, उसके नीचे आप लोग स्टार बना के लिखना है आपको कि कौन सा कॉलोनियल है बॉल बॉक्स, कौन सा फिलामेंटस है यूलोथेरिक्स स्पायरोगारा, कौन सा मैसिव फॉर्म बॉडी बनाता है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि क्या बोल सकता हूँ यहाँ देखो, यानी कि मैरीन होता है उसको क्या बोलते हैं की। समझ गए आप लोग? तो ऐसे भी आप ऐसे करके आपको लिखने हैं और बड़े अच्छे से आपको याद करने हैं। ठीक है, अगले आते हैं बेटा। अब आगे एल्गी की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ से मुझे लगता है कि इससे इतने पॉइंट बन सकते हैं, एल्गी से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं कि बच्चे लगभग फंसी जाते हैं, सही है, लेकिन फिर भी एल्गी से पूछ जाते हैं तो ऐसी बात नहीं है। देखो यहाँ पे अच्छा ये बताओ मुझे, एल्गी की बात करें तो ये तीन टाइप से रिप्रोडक्शन करता है, वेजिटेटिव तरीके से भी, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तीनों टाइप से। तो देखो यहाँ पे कह रहा है एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव। अच्छा मैंने आपको वेजिटेटिव वाला बता दूंगा ना, अगर ये एक टाइप का एसेक्सुअल होता है मतलब रूट स्टेम लीफ से हो रहा है, उसका मतलब उसको क्या बोलते हैं वेजिटेटिव। जैसे सपोज मानो आपने गुलाब का प्लांट लिया, फ्लावर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लांट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और उसको लेके यहाँ पर टहनी तोड़ी और लगा दी, तो इसका मतलब क्या होता है वेजिटेटिव हो गया। और उसको हम बोल सकते हैं एसेक्सुअल टाइप बोल सकते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल टाइप से वो हुआ है। ठीक है, अगले देखो, अगले कह रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन। इस बार होता है नाम से पता लग रहा है, फ्रेगमेंट का मतलब होता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब फ्रेगमेंट में टूटना, टुकड़ों में टूटना, उसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अगले कह रहे हैं ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस, और हर एक फ्रेगमेंट किसमें डेवलप हो जाता है थैलस में, और वही तो उसकी मेन प्लांट बॉडी होती है थैलस। ठीक है, जितना मैं डेली पढ़ाता हूँ बेटा एक बार घर पे आके पढ़ा करो, क्योंकि यहाँ तो मैं समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है, लेकिन घर पे जाकर जो बात आपको समझना है उसको अंडरलाइन करके मुझसे पूछा करो। अगर ये काम हर चैप्टर में हर दिन करोगे तभी आप लोग थोड़ा प्रोग्रेस करोगे, वरना जैसे हो कंडीशन तो वही रहेगी। इतना हल्के भी अपने आप को अगले मत बढ़ाओ कि बाकी लोग आपसे बहुत आगे निकल जाए। हमेशा एक बात और बताऊँ आपको, हमेशा एक होता नहीं है सबके अकॉर्डिंग चलने के लिए, आपको बेटा उनके अकॉर्डिंग चलना भी होता है साथ में। अगर मेहनत सभी बच्चे करना है, आप ये माना करो आप जिस टाइम सोने की सोच रहे हो, क्योंकि सोने की मतलब वो वाला सोना नहीं, चांदी वाला,
सोना, स्लीपिंग। जिस टाइम आप सोने सोच लो, ऐसे माना करो कि उस टाइम पे मेरे कंप्यूटर पढ़ रहा होगा कोई ना कोई। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, शायद मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे हॉस्टल के जैसे ऐसा होता है ना, मेरा हॉस्टल था तो ऊपर था 3 मंजिल पे और उसका था नीचे 2 मंजिल पे। तो हम जब ऐसा होता है ना जीने से आते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे आप जीने से आओगे तो खिड़की है, देखो ये वो जो जीने तो उसका पूरा दिख था अंदर क्या कर रहा है, लाइट जलती है ना, उसे ये बात किसी बताई नहीं होगी, पता नहीं क्यों बताते। क्या लड़का था बेचारा, लड़की होती तो पता लगाते कि हाँ ये बंद कर लो। क्या होता, तो हम जाते तब भी उसे ताक के जाते एक बार, और जब आते तब भी देख के आते ये कर क्या रहा है। मुझे लग रहा है शायद पूरी साल मैंने देखा होगा, मैंने देखा ऐसा नहीं देखने जाता था उससे, मतलब आराम देखी जाता था ऐसे देख के एकदम। मैंने कभी भी उसे चेयर से नीचे नहीं देखा, पता नहीं चेयर पे सोता था ना क्या। अब ऐसे भी बच्चे होते हैं, हमेशा पढ़ता था, मतलब किसी टाइम में 11 बजे गया तो भी पढ़ रहा है, तुम सोचो रात तक 3 बजे का देखते हैं तब भी पढ़ रहा है, पता नहीं था किस टाइम। मुझे लगता है हो सकता है उसका ऐसा हो कि मैं जब कोचिंग जाता था तो उस टाइम पढ़ सोता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ना कि जो सोते दिन में या रात में पढ़ते हैं, होते नहीं रात्रिजर होते हैं, जो कुछ लोग होते हैं रात्रिजर। आप भी बन जाया करो, कभी टेस्ट हुआ करे तब बना करो, वैसे हमेशा मत बनो, इतना भी नहीं है कि बहुत रात्रिजर बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। दिनचर्या बन के आप पढ़ाई कर सकते हो बड़े आराम से, मेहनत से, ठीक सही है। तो ये कह रहे ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू थैलस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। स्पोर को समझते हो आप लोग, जैसे हमने वहां भी पढ़ा था फंजाई में स्पोर, ठीक है। कह रहे थे मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर, कौन से होते हैं बेटा, दे आर फ्लैजिलेट, अगर फ्लैजिला होगा तो मोटाइल होंगे और नहीं होगा तो नॉन मोटाइल होंगे। कह रहे एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो आप लोग यहां ध्यान रखना एसेक्सुअल जो स्पोर होता है कौन होता है, जू स्पोर, और ये कैसा होता है बेटा, मोटाइल। अगले कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट। अब आपको बताया बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट, और यहाँ पे क्या बनते हैं, गैमीट। क्या बनते हैं, तो आपको बताया 2 टाइप गैमीट होते हैं, मेल गैमीट और कह रहे दिस गैमीट कैन बी फ्लैजिलेट एंड सिमिलर इन साइज। तो देखो अब फिर एग्जांपल आ गया, ध्यान सुनो, किस क्या है ये, यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजिलेट नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज। तो कौन सा है बेटा, स्पाइरोगायरा, ऐसे लिखना है आपको। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। अच्छा मैंने आपको बताया था, ध्यान हो शायद आपको, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous, उनमें क्या डिफरेंस सबको पता है, नहीं पता है, झूठ क्यों बोलते हो, पता है, किसी किसे पता है, अब हाथ ना कोई नहीं देगा, किसी को नहीं पता ही होता, हाँ उल्टा क्वेश्चन पूछा, किसी को नहीं पता है, आपको नहीं पता है, ठीक है, ठीक कोई बात नहीं। और बेटा इसको ना पता होगा फिर सांजो डायग्राम सर हमें नहीं पता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग इसकी आइसोगैमस का मतलब शायद सम युग्म की होगी, सही। ये जैसे मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है, देखो सुनो, आइसोगैमस का मतलब होता है सिमिलर इन साइज। क्या होता है बेटा, मतलब साइज में दोनों गैमेट सेम होंगे। एनाइसोगैमस का मतलब होता है डिसिमिलर इन साइज, मतलब साइज में दोनों गैमेट क्या होंगे, अलग अलग, सही है। और oogamous का मतलब होता है, oogamous उनको बोलते हैं जिसमें एक होता है लार्ज और एक होता है स्मॉल। जो लार्ज होता है वो होता है फीमेल, और बेटा कैसा होता है, नॉन मोटाइल, और जो मेल होता है वो स्मॉल होता है, कैसा होता है, मोटाइल। जैसे अगर तुमसे कहे कि ह्यूमन कंडीशन बताओ कौन सी होती है गैमेट की, तो आप क्या बताओगे, oogamous। आप लोग अपने ध्यान करो, जैसे फीमेल का कैसा होता है, नॉन मोटाइल, और मेल का जो स्पर्म होता है वो कैसा होता है, मोटाइल होता है। इसके बाद हम बोल सकते हैं हम लार्ज स्मॉल, तो हम लोग दोनों हैप्लॉइड सेल हैं, तो बताना मुश्किल है, लेकिन आप लोग ऐसे एक एज्यूम कर लिया करो, ठीक है, ठीक। अगले देखो बेटा, कह रहे हैं सच रिप्रोडक्शन का आइसोगैमस फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट डिसिमिलर साइज के अगर हैं, तो कह रहे हैं एज इन स्पीशीज ऑफ यूडोरिना इज टर्म एज एनाइसोगैमस, और फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एक जगह नॉन मोटाइल, और कह रहा है फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म एज oogamous, और जो होता है गॉड बॉक्स फ्यूकस, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे कैसे लिखना है, आइसोगैमस फिर एग्जांपल लिखो, एनाइसोगैमस फिर एग्जांपल लिखो, और oogamous फिर एग्जांपल लिखो। बेटा हर साल एक का क्वेश्चन आ ही जाता है, जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ से, और मैंने जो पहले बताया था कॉलोनियल और फिलामेंटस, ठीक है, वहां से शायद ये क्वेश्चन आपको मिल जाए, और मिल जाए तो कहते बिल्कुल डायरेक्ट आपको आंसर बताना है और खाली एग्जाम्पल याद करना है, समझ गए आप लोग। तो एक बार आप लोग चाहो तो किताब के बराबर लिखो यहाँ पे आइसोगैमस का एग्जांपल, एनाइसोगैमस का और oogamous का, ये काम करते रहो साथ साथ कर लो, थोड़े हाथ पैर चला लो, थक गए क्या,
थक गया क्या? कौन कौन थक गया? अच्छा, तो क्या चाहिए? एनर्जी कैप्सूल चाहिए क्या? एनर्जी ड्रिंक चाहिए? अब बेटा आप लोग देख सकते हो ये एल्गी है। क्या है? जैसे ये वाला कौन सा है बताओ? बॉल बॉक्स। देखो यहाँ पे सब किताब के नीचे लिखी हुई है। ग्रीन एल्गी बॉल बॉक्स का कौन सा है? यूरोथ्रिक्स। तो ये वाला बॉल बॉक्स है, ये वाला कौन सा है? यूरोथ्रिक्स। ठीक है, फिलामेंटस है देखो बड़ा बड़ा। ये वाले कौन से? ब्राउन एल्गी। और ये वाले कौन से? रेड एल्गी। जैसे रेड एल्गी में तुम्हारा ये वाला कौन सा है? पोरफायरा। वो कौन सा है? पॉलीसिफोनिया। इसके बाद यहाँ पे कौन सा है? लैमिनेरिया, फिकस और डिक्टोटा। सही है। एक बात और बताऊं आपको, डायग्राम भी देखते रहो साथ में। क्वेश्चन डायग्राम भी इससे भी आ जाता है। वो ये पूछ लेगा डायग्राम देके, बताओ ये क्या है? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी या फिर रेड एल्गी। या वो पूछ लेगा कि बताओ इसका एक कैरेक्टर बताओ। उसने दे दिया ब्राउन एल्गी का एग्जांपल, क्या दे दिया? डायग्राम दे दिया और पूछ लेगा ब्राउन एल्गी का कोई कैरेक्टर। समझ गए आप लोग? तो आपको डायग्राम भी पता होना चाहिए। बेटा अब यहाँ पे देखो अगले क्या है? टाइम क्यों होने वाला? चलो पढ़ लो। यहाँ देखो कह रहे एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वे। आपको क्या लगता है एल्गी क्या हमारे लिए फायदेमंद नहीं है? बेटा इतने फायदेमंद आप सोच नहीं सकते। 50% CO2 फिक्सेशन कौन करता है फिर? एल्गी। अगर एल्गी, आपको क्या लगता है ये पेड़ करते हैं जो गेहूं धान गन्ने के खेत हैं? ये तो हम लोग जो खेती करते हैं कितने % एरिया में कर रहे हैं? बहुत कम एरिया में। सोचो पानी कितना धरती पे? कितना है? 1/3 एरिया में पूरा है पानी। हाँ 70% लगभग 70% एरिया में है। और इसमें बेटा सारे में है तो एल्गी। समुद्र में जाओगे तो क्या मिलेंगे आपको? एल्गी मिलेंगे। और ये 50% टोटल धरती का CO2 फिक्सेशन अगर कौन करता है? एल्गी करते हैं। समझ रहे हो? तो ये कितने ज्यादा हमारे फायदेमंद है। और इस वे में नहीं है, बहुत सारे वे में देखे थे। कह रहे देखो एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी। मतलब एल्गी के द्वारा टोटल का हाफ मतलब 50% CO2 फिक्सेशन होता है। अगले कह रहे एक थ्रो फोटोसिंथेसिस। अच्छा आप लोग ये बताओ, ये तो हम समझ पा रहे हो फोटोसिंथेसिस जब होता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तभी CO2 लेते हैं और अपना क्या बनाते हैं? खाना, यानी ग्लूकोज बनाते हैं। पता है आपको? ठीक है। अगले कह रहे बेटा बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। और वो हमें ऑक्सीजन भी तो दे रहे हैं। जब अगर CO2 फिक्स करना है दोनों तरफ से फायदा है। और हमें क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन। They are of paramount importance of primary producer of energy is compound which form the basis of the food cycle of the aquatic animals। ये बताओ आप लोग मुझे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि धरती पे अल्टीमेटली जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर का मतलब जो प्राइमरी प्रोड्यूसर, मतलब जो हम लोग अगर ऐसे में बोलूं धरती पे जितने भी लिविंग हैं किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट के ऊपर। तो प्लांट कौन होगा? प्रोड्यूसर। यानी कोई भी फूड चेन स्टार्ट होगी वो कैसे स्टार्ट होगी? मैं ऐसे बोल सकता हूँ बिना प्लांट के धरती पर लिविंग कोई भी संभव नहीं है। इस मकसद से नहीं बोल रहा हूँ वो ऑक्सीजन दे रहे हैं हमें, चलो मैं ऑक्सीजन तो दे दूंगा, तब भी हम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है नहीं सर हम लोग चिकन खा लेंगे, तो बेटा चिकन भी तो वो जो मुर्गा खाओगे वो भी तो कुछ खाता होगा, लेकिन जो फाइनली चैन पहुंचेगी वो कहाँ पहुंचेगी? प्लांट्स पे। क्यों? क्योंकि प्लांट्स से अगर अरे तुम क्या हो गए 5 बजे तो शरीर हलचल में लगेगी क्या? मैं तो पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप पढ़ो 2 मिनट बोलो, अब बैठ जाओगे आप लोग। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी करना चाहिए बेटा, मुझे 3 घंटे के रुपए मिलते हैं, ऐसा नहीं मिलते, लेकिन आप लोग भी कोशिश करो कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ो। 2-4 मिनट खाली बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप तो ऐसे करने लगे, अब तो 5 मिनट हो गए मैं जाऊँगा, रोने लगे। चलो देखो फिर मैं बेटा ये ध्यान रखना, अगर इधर आपने रुकोगे 2-4 मिनट तो मैं उधर फिर जाने नहीं दूंगा आपको पानी वानी पीने। 3:30 बजे यहाँ पे बैठे मिलोगे, साइड दूसरी वाली होगी, क्योंकि अभी और सुनो, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो वीडियो जाता है ये पूरे 1 घंटा 30 मिनट का होना चाहिए। ये मेरा, मैं भाई ऐसा नहीं कि वीडियो मेरे पास जा रहा है, ये वीडियो यूट्यूब पे जा रहा है, तो इसीलिए कोशिश करना। आपको शायद यूट्यूब चैनल पता होगा ना इसका, पता है बच्चों? इसी नाम से अभोदय योजना पीडीवी डालना आपको।
तो ये आ जाएगा चैनल पूरा। सही है, पुरानी वीडियो जितने मेरे हैं वो भी आ जाएंगे रास्ते में, मेरे नहीं सब टीचर्स आ जाएंगे। चलो ये यहाँ देखो आप लोग सुनो, अरे आगे रोड। तो इसका मतलब ये है कि एलगी हमारे लिए क्या होते हैं, फायदेमंद भी होते हैं। ये टॉपिक पढ़ो से कर जाओगे। अगले कह रहा है मैनी स्टेज ऑफ पोरफायरा लैमिनेरिया एंड सारागैसम अमंग द 70 स्टेज ऑफ मिनरल के यूजेस, यानी कि बहुत सारे एलगी ऐसे होते हैं जो हम यूज करते हैं किसके रूप में, फूड के रूप में, खाने के रूप में। अगले कह रहा है सर्टेन मैरीन ड्रॉन एंड ग्रैनुलर प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स। हाइड्रोक्लोराइड पता कौन होते हैं, जिनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। जैसे मान लीजिए केले जा रहे हैं ट्रक से, तो अब उनको बेकार ना हो जाए, या अमरूद जा रहे हैं तो उन पे आपको ये एलगी लगा देते हैं जिससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, बेकार ना हो। सही है, उनको हमेशा पानी लगा रहे हैं। अगले कह रहा है एग्जांपल क्या है, एलिजिन ब्राउन एलगी एंड काराजिन रेड एलगी। दोनों इंपॉर्टेंस करना है पे, मैं फिर समझा दूंगा कल चलो। व्हिच आर यूज्ड कमर्शियली, अगार वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम जेनेडियम एंड ग्रेसिनेरिया। अगार यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम, इसका यूज होता है। और कह रहा है बेटा क्लोरेला यूनिसेलुलर एलगी होता है, रिच इन कंपाउंड यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेडर्स। जो स्पेस पे जाते हैं वो क्लोरेला को लेके जाते हैं और वहां पे वो एनर्जी के रूप में खाते हैं, ठीक है। और अगले कह रहा है बेटा एलगी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लास, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और तो कल हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी के बारे में, फियोफाइसी के बारे में और रोडोफाइसी के बारे में। और बेसिक हम लोग अच्छा एक बताओ, इसमें एक टाइम पीरियड लगती है ना, 2 दिन लगती है। तो बच्चा अगर अभी आया तो लगा सकता है, ठीक है, मैं कहीं लगा। चलो ठीक है, कल पढ़ेंगे।